बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। भले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इसको समझते हैं और एक रोड मैप तैयार करते हैं। दिखता है कि द टेंजेंट एट द पॉइंट x1 y1 ऑन द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर, साउंड क्वालिटी इज गुड नहीं था, एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव passes through the origin, then x1 y1 does not lie on the curve। एक बार और पढ़ते हैं और जैसे जैसे कह रहा है स्टेटमेंट उसको लिखने का प्रयास करते हैं। द टेंजेंट एट द पॉइंट x1 y1 ऑन द कर्व दिस। अब सोचो बच्चों, ये आपके पास कर्व है और आपको पहले क्या करना है, इस पे टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है। अच्छा, एक बात बताओ, ये किस चैप्टर का क्वेश्चन लग रहा है? देखो, ये तो पैराबोला है नहीं, सर्कल भी नहीं है। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, टेंजेंट एंड नॉर्मल का कॉन्सेप्ट यूज करना है, और वो आता है बच्चों 12th क्लास में। तो ये है आपका 12th क्लास का चैप्टर। सो मिक्स क्वेश्चन है, काफी सारे 11th और काफी सारे 12th। ये थर्ड डिग्री का एक कर्व है और यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ किया गया है x1 y1। तो क्या करेंगे बच्चों, पहले हम टेंजेंट का इक्वेशन लिखते हैं। तो स्लोप चाहिए होगा, उसके लिए तो डिफरेंशिएट करो। तो dy/dx, देखो एक बताता हूँ एक रोड मैप क्या होगा। पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर टेंजेंट का इक्वेशन लिख लेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को यूज करके। इसके बाद ये पास करता है ओरिजिन से, उसको ओरिजिन से पास करा दो। ओरिजिन से पास करा दोगे तो x1 y1 में कोई इक्वेशन आएगा, वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। एक्चुअली करना क्या है कि आपको x1 y1 का लोकस पता करना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो डिवाइड बाई डी एक्स करोगे बच्चों तो ये होगा आपका थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री टू जा सिक्स एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो। थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री टू जा सिक्स एक्स प्लस फाइव, सॉरी फाइव नहीं आएगा क्योंकि फाइव कांस्टेंट है, तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। ये जो टेंजेंट है कहाँ पे ड्रॉ किया गया, x1 y1 पे, तो यहाँ पुट कर दो। तो थ्री एक्स के प्लेस में क्या डालोगे, x1, तो थ्री एक्स वन स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स के प्लेस में x1 डालोगे तो सिक्स x1। ये क्या मिला, डिवाइड बाय dx हमें टेंजेंट का स्लोप मिलता है। सो दिस इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ये आपका कर्व है, इस पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया है इस पॉइंट पे x1 y1 पे। अब हमारा जो अगला काम बच्चों यहाँ पर वो क्या है कि हमें यहाँ पर लिखना है इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। वी आर गोइंग टू राइट नाउ इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम कैसे लिखें? सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखेंगे बच्चों हम लोग y माइनस y1। तो y माइनस ये y1 स्लोप टाइम्स, तो स्लोप यहाँ पर क्या है, थ्री एक्स वन स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स वन, और ये रहा आपका x माइनस एक्स वन। तो एक्स वन क्या है, x माइनस एक्स वन हो गया। सो लेट्स सॉल्व इट फर्स्ट। यहाँ पर एक और काम करते हैं, इसको आगे सॉल्व नहीं करते हैं। देखो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है बच्चों। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंगली क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पासेज थ्रू द ओरिजिन, ये टेंजेंट आपको ओरिजिन से पास करता है। तो ओरिजिन का मतलब जीरो कॉमा जीरो, आप क्या करो इसको ओरिजिन से पास करा दो, मतलब y को जीरो और x को जीरो पुट कर दो। y को जीरो पुट करोगे तो माइनस y1, ये थ्री एक्स वन स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स वन, एक्स को जीरो पुट करो तो जीरो माइनस एक्स वन, मतलब ये माइनस एक्स वन रह जाएगा। ये माइनस और माइनस कैंसिल कर दिया। नाउ सो y1 इक्वल टू एक्स वन को मल्टीप्लाई करो तो ये थ्री एक्स वन क्यूब प्लस यहां पर ये सिक्स एक्स वन स्क्वायर। देखो हम चाहे तो यहां पर आंसर सेटिस्फाई करा सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि किसी भी आंसर में एक्स की डिग्री थ्री नहीं है, एक्स की डिग्री टू तक ही रखी गई है। यहां पर आपको कुछ रिप्लेसमेंट करना होगा। कैसे, देखिए टेंजेंट एट द पॉइंट x1 y1 ऑन द कर्व, इसका मतलब कि x1 y1 इस कर्व पे लाई करता है। तो यदि ये x1 y1 इस कर्व पे लाई करता है तो ये x1 y1 इस कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा बच्चों। आप यहाँ पर क्या करो, इस कर्व में x1 y1 पुट कर दो, मतलब y के प्लस में क्या डालोगे, y1, फिर ये x1 क्यूब प्लस ये थ्री एक्स वन स्क्वायर प्लस ये फाइव हो गया। इस रिलेशन को यूज करो यहाँ पर, एक्स वन क्यूब आपको यहाँ पर क्या पुट करना है, एक्स वन क्यूब पुट करना है। तो यहां से आप देखो एक्स वन क्यूब बराबर लिख सकते हो बच्चों, देखो जस्ट वेट, एक्स वन क्यूब इक्वल टू आप लिखोगे वाई वन
-3x1² -5, ये आपका x1 क्यूब हो गया। और आप इसको यहां पर यूज करो। सो y1 इक्वल टू 3x1 क्यूब के प्लेस पे बच्चों y1 -3x1² -5, और ये रहा आपका 6x1² हो गया। सो नाउ y1 इक्वल टू, ये रहा आपका 3y1, 3 3 9 x1² -15 प्लस यहां पर ये 6x1², y1 माइनस ऑफ 3y1, ये -9x1² प्लस 6x1², ये माइनस ऑफ 3x1², और ये रहा बच्चों आपका -15। सो y1 -3y1, तो ये -2y1। देखिए कहीं ऑप्शन मैच कर रहा है कि नहीं, ऐसा ना हो कि हम कैलकुलेशन करते चले जाएं और आंसर मैच ही ना करे। सो हियर वी गॉट minus of 3x1² and here we got minus of 15. If I divide by 3, so we might get the answer, but options are not matching like that. If divide by 3, right? Let us check the calculation once again. डिफरेंशिएट किया बच्चों तो देखो 3x1² प्लस 6x1, यहां तक तो आपको स्लोप मिल गया। फिर ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखना है y माइनस y1 स्लोप टाइम 3x1² प्लस 6x1 x माइनस x1, ये टेंजेंट का इक्वेशन, इसको ओरिजिन से पास कराया बच्चों तो 0, ये -y1 था ना, 0 -y1, राइट। अच्छा ठीक है, -y1, फिर ये स्लोप x माइनस x1। सो यहां पर 0 पुट करेंगे तो -y1, ये -x1 माइनस माइनस कैंसल, y1 x1 से मल्टीप्लाई किया 3x1³ 3x1³ प्लस 6x1², यहां तक तो ठीक है। अब x1³ जैसा कोई टर्म हमारे इक्वेशन में है नहीं, ऑप्शंस में है नहीं, तो मैंने क्या किया, यहां पर x1³ को रिप्लेस कर दिया। यहां पर एक गलती हुई है मेरे से बच्चों, देखो। सो x1³ को रिप्लेस किया मैंने, गलती तो नहीं हुई है, y1 -3x1² -5 से। सो x1³ को रिप्लेस किया मैंने y1 -3x1² और ये -5, सो 3y1, ये -9x1², करेक्ट, -15 प्लस यहां पर ये है 6x1²। सो y1 और इसको इधर लेकर आया तो -3y1 और ये -6x1 -15, ओ -6x1² प्लस ये -3 और -15, करेक्ट है। ओके, सो वेयर इज द मिस्टेक नाउ, नॉट एबल टू ट्रैक द मिस्टेक। ठीक, तो बच्चों कैलकुलेशन तो परफेक्ट है, ओके। अभी क्या करो, आप माइनस से डिवाइड करो, तो माइनस से डिवाइड करोगे मतलब माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो, ये 2y1 इक्वल टू ये 3x1², और ये रहा आपका +15। सो y1 से इसको हम यदि 2 से डिवाइड करें तो y1 इक्वल टू 3/2x1² प्लस 15/2। अब क्या करूं मैं, x1 y1 को रिप्लेस करता, x1 को x से रिप्लेस करो और y1 को y से रिप्लेस करो, तो रिप्लेस करोगे तो y इक्वल टू ये 3/2x² प्लस बच्चों ये 15/2। अब क्वेश्चन पूछा क्या है, the tangent at the point this on the curve this passing to the origin, then x1 y1 does not lie on the curve, okay, does not lie on the curve। सो यहां पर ये देखना है कि x1 y1 इसमें से किस कर्व पे लाई नहीं करता है, x1 y1 यहां पर किस कर्व पे लाई नहीं करता है, तो यहां पर देखना ये होगा कि एक्चुअली में x1 y1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्या ये इक्वेशन, क्या ये इक्वेशन इसमें से किसी भी कर्व को कट करेगा, क्योंकि देखो होगा क्या कि जब दो कर्व कट करती है तो पॉइंट होता है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो दोनों कर्व पे लाई करता है। तो आप बच्चों यहां पर ये देखो कि ये जो हमने कर्व यहां पर लाया, इस पर तो x1 y1 लाई करता है। अब यदि ये कर्व इनमें से ABCD में से किसी दूसरी कर्व को भी कट करे तो x1 y1 उस पर भी लाई करेगा।
क्योंकि दो कर्व हो गया ना, तो दो कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया आपका x1y1। मतलब ये हुआ कि देखो एक बात तो तय है कि x1y1 इस पे लाई करता है। अब यदि ये कर्व किसी और कर्व को कट ना करती तो ऑफकोर्स x1y1 उस कर्व पे तो लाई करेगा ही, क्योंकि x1y1 इस कर्व पे 100% लाई करता है। x1y1 का इक्वेशन है, हमने यहाँ पर लोकस बना दिया। तो x1y1 100% तो इस कर्व पे लाई करता ही है। अब यदि ये कर्व किसी और कर्व को कट ना करे तो ऑफकोर्स उस कर्व पे तो x1y1 लाई करेगा ही नहीं। जैसे ये कर्व ऐसे हो गई, अब ये कर्व यदि मान लो किसी और कर्व को कट करती है तो चांसेज है कि x1y1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाए। लेकिन ये कर्व किसी और कर्व को कट करती नहीं है, और आपको पता है कि x1y1 इसी कर्व पे है, और ये कर्व किसी और कर्व को कट कर ही नहीं रही है, तो x1y1 दूसरे कर्व पे तो लाई करेगा ही नहीं। तो अब पता करना है कि क्या ये कर्व इसमें से किसी कर्व को कट करेगी या नहीं करेगी। तो बच्चों अब ये चीज डिसाइड करने के लिए थोड़ा ग्राफ का हेल्प लेते हैं, ठीक है। ग्राफ ड्रॉ करते हैं कर्व्स का। देखो यहाँ पर जैसे ये तो हम निकाल चुके हैं, अब ये क्या है, तो इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम इसको थोड़ा सा ऐसे अरेंज करें। मतलब क्वेश्चंस काफी लेंदी लेंदी है, ओके। यही पर आंसर हो जाना चाहिए था, बट इसके आगे भी अब जाना है। इसको ऐसे लिख लो, देखो y-15/2 इक्वल टू 3/2 एक्स स्क्वायर कर दिया। तो यहां से आप ये कह सकते हो कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2/3, ये y-15/2। ओके, सो नाउ यू कैन से एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसको ऐसे लिख लो, देखो बच्चों 2/3 है ना, तो आप इसको 4/4 1/6 और ये y-15/2। तो ये करीब करीब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4x के फॉर्म में है। तो इसका वर्टेक्स और फोकस कहां पर होगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a/, तो बच्चों देखो ग्राफ इसका ऐसे बनेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a/, है तो इसका वर्टेक्स बच्चों हो गया 0, वर्टेक्स हो गया आपका 0,15/2 पर, 0,15/2। एम आई राइट, लेट मी चेक, यस 0,15। ये ग्राफ बच्चों कहीं यहां पर ऐसे बना, ठीक है। दिस इज द ग्राफ ऑफ x1y1 कर्व। अब देखते हैं कि क्या इसमें से कोई भी ग्राफ यहां पर कट मार सकता है। एक्स स्क्वायर, अच्छा यहां पर ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, इसका जो कोऑर्डिनेट बच्चों 0,15/2 है, 0,15/2 है। सो इसका मतलब ये 0,15/2 7.5 हो गया। नाउ लेट्स चेक द फर्स्ट वन, एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 81 इक्वल टू 2। सो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई 81, 9 स्क्वायर, ये 9 स्क्वायर हो गया बच्चों इक्वल टू 2। तो आप इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये वाई स्क्वायर बाई ये 2 × 9 स्क्वायर। देखो यार ये इलिप्स है, इसको थोड़ा सा और अरेंज करो, एक्स स्क्वायर बाई √2 होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाई ये 9 √2 होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये देखो यहां पर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और बी इक्वल टू है 9 √2। मतलब बी बड़ा है तो ये वर्टिकल एलिप्स है, और आप इसको बनाओगे तो ये ऐसे बन जाएगा, ये कट मारेगा। मतलब ये जो बच्चों है ना ये कट करेगा, क्योंकि आप देख सकते हो कि बी वाला पार्ट जो है वो 9/√2 है। 9/√2 ऑफकोर्स 7.5 से बड़ा है, तो ये कट करे। मतलब यहां पर आपका कोऑर्डिनेट 0,9/√2 और ये 0,-9/√2। तो पहला वाला कट करने का चांस है। दूसरा वाला ट्राई करते हैं बच्चों, वाई स्क्वायर बाई 9 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8, वाई स्क्वायर बाई 9। नाउ लो, वाई स्क्वायर बाई 9 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू हाउ मच, 8 गिवन, राइट 8। तो आप इसको ऐसे कर दो, वाई स्क्वायर 8 से डिवाइड करो, 9 8 72 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 8 इक्वल टू 1। सो आप ये देख सकते हो बच्चों कि ये एक्स स्क्वायर अपॉन 8 मतलब 2√2 का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 72। तो 72 जो होता है
वो ठीक है, आप इसको लिख सकते हो 6√2, या 6√2 का होल स्क्वायर इक्वल टू -1, मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। ये एक हाइपरबोला है, ये हाइपरबोला, इसका डायग्राम कैसे बनेगा बच्चों? तो इसका डायग्राम, ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला है, देखो यहाँ पर -1 लगा है, तो इसका डायग्राम ऐसे बनेगा अलोंग वाई एक्सिस, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ये जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0,6√2, और ये कोऑर्डिनेट 0,-6√2, ये भी उस पैराबोला को कट करेगा जो हमने यहां पर लाया था ना। इसका वर्टेक्स कहां पर है? 0,7.5, 6√2, 6 गुना 1.41, सो 6, 6 4 जा 24 का 4 2, और ये 8 पॉइंट, ये ऊपर है नीचे है, तो पैराबोला वो ऐसे होगा। दूसरा वाला बच्चों कट करेगा, मतलब कट करेगा ही करेगा, तो दूसरा वाला भी आंसर नहीं है। अब ट्राई करते हैं बच्चों, यहां पर हम लोग सी और डी ट्राई कर लेते हैं। तो y इक्वल टू क्या लिखा है? 4x² + 5। 4x² + 5 का ग्राफ कैसा? सो y इक्वल टू 4x² + 5, y इक्वल टू 4x² + 5। यदि आप ड्रॉ करते हो, देखो पैराबोला ही है, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। y-5 इक्वल टू 4x², सो x² इक्वल टू 1/4 y-5, सो 4 बाई यहाँ पर 16, और ये y-5, मतलब ये पैराबोला जो होगा बच्चों, ये बिल्कुल ऐसे होगा। इसका वर्टेक्स कहां पर है? 5 पर है, तो चूंकि इसका वर्टेक्स 5 पर है, तो इसको आप ड्रॉ, इसका वर्टेक्स कैसे होगा? x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 5, ये हो गया 0,5। और पहले वाला का वर्टेक्स कहां पर था? 0,7.5। तो पहले वाला कैसा था बच्चों? ये ऐसे गया, पहले वाला कुछ ऐसे था, ये भी कट मार रहा है, ये भी कट करने का चांस, मतलब ये तीनों के तीनों ऑप्शन, तीनों के तीनों ऑप्शन पर x1 y1 आपका लाई करेगा। अब ट्राई कर लेते हैं बच्चों डी, x/3 - y² इक्वल टू 2। लेट्स ट्राई ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है x/3 - y² इक्वल टू 2, ये ना, तो इसको आप लिखो y² इक्वल टू x/3 -2 कर दिया। एक बार चेक कर ले क्या हमने सही लिखा, हाँ ठीक है। एलसीएम लिया तो x 3 2 जा 6/3, 1/3 x-6, सो y² इक्वल टू 4/12 कर लो, x-6, तो ये y² इक्वल टू 4x का फॉर्मेट है बच्चों, ये y² इक्वल टू 4x का फॉर्मेट है। ग्राफ बनाओगे, इसका वर्टेक्स पता कर लेते हैं। सो y0 होगा, x6 होगा, 6,0, दिस इज द वर्टेक्स 6,0। और एक्चुअल पैराबोला जो हमको ड्रॉ करना वो कैसा है? तो वो ऐसे था, ये दोनों 0,7.5, मतलब x1 y1 वाला जो कर्व था, x1 y1 वाला जो कर्व था बच्चों, वो यहां पर है, जिसको ड्रॉ किया है मैंने, ये वाला पार्ट। और लास्ट वाला ग्राफ बच्चों ऐसे बना, ये दोनों कट ही नहीं कर रहे हैं। अब x1 y1 तो इस पे लाई कर रहा है, x1 आपको पता है इस पे लाई कर रहा है, ये कट किया ही नहीं, मतलब x1 y1 इस पर, इस ग्राफ पे तो कभी लाई करेगा ही नहीं। x1 y1 पहले तीनों ग्राफ पे लाई कर सकते हैं, जैसे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो x1 y1 यहाँ पर लाई किया, तो आप कह सकते इस पर भी आया, इस पर भी आया, दूसरे वाले पर भी लाई कर सकता है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो x1 y1 यदि इस पैराबोला पे लाई करता है, तो चांसेज है कि इस हाइपरबोला पर भी लाई कर जाए, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। x1 y1 यहां पर भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा है, यदि x1 y1 यहां पर आता है तो दोनों कर्व पे लाई करेगा। अब ये दोनों कर्व तो कट कर ही नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब ये होगा बच्चों कि x1 y1 इस ग्राफ पे कभी भी लाई नहीं कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका डी, डी इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 12। बच्चों अब देखना ये है कि क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, किस चैप्टर से है,
कितना लेंदी है, कितना हार्ड है, तो पहले एक बार पढ़ते हैं इसको अच्छे से। The sum of absolute maximum and absolute minimum values of the function fx equal to this modulus of 2x square plus 3x minus 2 plus sin x into cos x in the interval 0, 1 each। दोनों इंटरवल क्या है बच्चों, क्लोज है, राइट। आपके पास चार ऑप्शन है। तो यहाँ पर देखो ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम का नाम ले लिया गया है, तो ये मोनोटोनिसिटी का क्वेश्चन हो सकता है। इसका मतलब बच्चों ये 12th क्लास के चैप्टर से पूछा गया है। तो दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू 12th क्लास चैप्टर, राइट। अब चलो इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। सो यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया है, एफ एक्स इक्वल टू मॉड 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 है प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, पहले आपको क्या करना होगा, इस मॉडुलस को ब्रेक करना होगा। देखो एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम का मतलब क्या हो गया कि इस फंक्शन का आपको मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालना है और दोनों को ऐड कर देना, यही कह रहा है ना, सम। So we will find here maximum value and minimum value and then we will add together। सबसे पहले यहाँ पर ये मॉड लगा है, इस मॉड का कुछ करना होगा। आपको पता है कि मॉड के अंदर निगेटिव होता है तो पूरा का पूरा माइनस खुलता है, और मॉड के अंदर पॉजिटिव होता है तो पूरा का पूरा बच्चों प्लस खुलता है, राइट। पहले आप क्या करो, इसको फैक्टराइज करो। तो ये 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। अब फैक्टराइजेशन यदि इसको करोगे तो आप देख सकते हो कि बच्चों ये 2x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 बन जाएगा। 2x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 फैक्टराइजेशन आप कर सकते हो। यदि आप वेविकर मेथड से इसका एक साइन स्कीम ड्रॉ करो तो क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पर बच्चों ये -2 है और ये 1/2 है। यहाँ पर पॉजिटिव, निगेटिव और ये पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि -2 के लेफ्ट में ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा तो मॉडुलस पॉजिटिव खुलेगा। -2 से 1/2 के बीच में ये निगेटिव होगा तो मॉडुलस माइनस में खुलेगा, और 1/2 के राइट में पॉजिटिव होगा तो मॉडुलस फिर से बच्चों प्लस में खुलेगा। बट आपका इंटरवल यहाँ पर 0, 1 दिया हुआ है, मतलब आपको यहाँ पर हर चीज 0 से 1 के बीच में ही करना है। देखते हैं क्या कर सकते हैं। इसको आप यहाँ पर देखो 0 कर लो और यहाँ पर 1 इसके बाहर चला आएगा, 0, 1। तो आप देख सकते हो कि 0 से 1/2 है माइनस, और 1/2 से 1 में पॉजिटिव। तो यहां पर मैं एफ एक्स को बच्चों इस तरीके से ओपन कर सकता हूं। सी एफ एक्स विल बी ओपन एज, पहले ये माइनस हो जाएगा, ये मॉडुलस वाला पार्ट, तो -2x स्क्वायर प्लस 3x और ये रहा आपका -2। 0 से 1/2, सो 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू, वहां पर ये 1/2 चला आया। और ये प्लस वेट वेट वेट, यहाँ पर तो यहाँ पर ये साइन एक्स इंटू कॉस एक्स भी है, राइट। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स भी है। तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को आप साइन ऑफ 2x/2 लिख सकते हो, साइन 2 थीटा, सो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये रहा। 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर ये 1/2, सॉरी 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू ये आपका 1/2 हो गया, ठीक है। नाउ अब यही एफ एक्स जो है ये मॉडुलस आपका प्लस में खुलेगा, सो प्लस इधर रहेगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 और साइन 2x/2 इसको कर लो, साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा क्या होगा बच्चों, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मीन्स 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, बाई 2 कर दिया तो 2 कैंसल। ये 1/2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू, ये आपका 1 हो जाएगा। हमने यहाँ पर एफ एक्स निकाल लिया। क्योंकि हमें मैक्सिमा और मिनिमा का कैलकुलेशन करना है बच्चों, तो यहाँ पर हमें इसको डिफरेंशिएट करना होगा। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट करके पता लगाना होगा कि किस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है, कहाँ पर इसका लोकल मैक्सिमा और कहाँ पर इसका लोकल मिनिमा आ रहा है, ठीक है। यदि हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं बच्चों, देखो ये -2x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, 2 पहले से है तो ये 4x प्लस ये 3। अब यहां पर देखो बच्चों साइन 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 इंटू कॉस 2x, 2 कट जाएगा तो ये आपको कॉस 2x मिल जाएगा। 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1/2,
साइन 2x का डेरिवेटिव 2 इंटू कॉस 2x, 2 कटा तो यहाँ पर cos 2x बन गया। नीचे देखा जाए तो बच्चों ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका 2x, तो ये 4x प्लस 3 साइन 2x हो गया 2 इंटू कॉस 2x, 2 कटा तो यहाँ पर ये cos 2x 1/2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू ये 1 हो गया, राइट। तो इस तरह से हमने क्या किया, डिफरेंशिएट कर दिया। अब पता लगाना है कि एफ डैश एक्स किधर निगेटिव और किधर पॉजिटिव। तो पहले 0 से 1/2 में ये चेक करते हैं कि एफ डैश एक्स हमारा पॉजिटिव है कि निगेटिव है। सो 0 to 1/2 में एफ डैश एक्स पॉजिटिव की निगेटिव। बच्चों आप देख सकते हो कि 0 से 1/2 के बीच में आप कोई भी पॉइंट पुट करोगे तो ये पार्ट आपका हमेशा निगेटिव आएगा। देख लेते हैं कैसे। जैसे मैंने 0 पुट किया तो एफ डैश 0, सो एफ डैश 0 हम पुट करेंगे तो एक्स के प्लस में 0 पुट करो तो 4 इंटू 0 0, 0 प्लस 3 3, देखो -3। और यहाँ पर x को 0 पुट करोगे तो cos 0 हो जाएगा। cos 0 क्या होता है बच्चों, देखो 1 होता है। cos 0 आपका क्या हो गया, 1 हो गया ना, तो -3 प्लस 1 ये -2 निगेटिव आ गया। और भी आप कोई भी पॉइंट पुट करके देख लो निगेटिव ही आएगा। चलो ये लास्ट पॉइंट पुट करके देख लेते हैं। तो एफ डैश 1/2, एफ डैश 1/2 पुट करोगे तो माइनस, देखो 4 इंटू 1/2 ये +3। और यहाँ पर ये cos 2 इंटू 1/2, ये 2 से 2 कटा, 3 + 2 बच्चों यहाँ पर ये बन गया -5। और ये रहा आपका cos 1, ये भी निगेटिव आया। देखो cos 1 क्या होता है, वो -1 से 1 के बीच में लाई करता है। तो cos 1 की जो वैल्यू है बच्चों -1 से 1, -1 लेस देन इक्वल टू cos 1 लेस देन इक्वल टू 1। आप -5 ऐड कर दोगे तो -6 लेस देन इक्वल टू -5 प्लस cos 1 लेस देन इक्वल टू -5 प्लस 1 ही -4 हो गया। सो नेगेटिव है। हमने यहाँ पर एक्सट्रीम वैल्यू पुट किया है, आप बीच की भी और वैल्यू पुट करके देख सकते हो, वो हमेशा नेगेटिव आएगा। सो हियर वी बट कंक्लूड दैट, यहाँ पर बच्चों में कंक्लूड करते हैं कि एफ डैश एक्स जो है 0 से 1/2 में निगेटिव है। अब बच्चों आप चेक करोगे 1/2 से 1 में। सो नाउ वी आर गोइंग टू चेक इन बिटवीन 1/2 to 1। वी आर गोइंग टू चेक हियर 1/2 to 1। सो अब एफ डैश 1/2, या सो एफ डैश 1/2 हम चेक करेंगे बच्चों 1/2 से 1 में। और 1/2 से 1 में आपके पास डेरिवेटिव ये रहा, ये आपका डेरिवेटिव। तो आप क्या करो, यहाँ पर x को 1/2 डालो, तो x को 1/2 डालोगे तो देखो 4 इंटू 1/2 2, 2 प्लस 3 ये 5 होगा, प्लस cos 1। देखो ये पॉजिटिव है, cos 1 कहाँ से कहाँ लाई करेगा, -1 से 1, उसमें आप 5 ऐड कर रहे हैं, बहुत बड़ा पॉजिटिव नंबर, तो ये आपका पॉजिटिव आएगा। और फिर यहाँ पर बच्चों एफ डैश 1 आप पुट करोगे, एफ डैश 1 पुट करोगे तो 4 इंटू 1 4, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस cos ऑफ 2। अब cos कुछ भी हो, एंगल कुछ भी हो, तो -1 से 1 के बीच में वेरी करने वाला है, तो ये भी आपका बच्चों क्या हो गया, पॉजिटिव। तो आप ये देख रहे हो कि 1/2 के लेफ्ट में नेगेटिव है डेरिवेटिव, मतलब डेरिवेटिव के हम साइन स्कीम के बारे में बात करें, जब एफ डैश एक्स के साइन स्कीम के बारे में बात करें बच्चों, तो यहां पर आपके पास 0 1/2 और ये 1। तो 0 से 1/2 में निगेटिव है और 1/2 से 1 में पॉजिटिव है। तो अब एक फंक्शन का यदि एक यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करें, फंक्शन के यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करें बच्चों, तो ग्राफ फंक्शन का कुछ ऐसा होगा। देखो ये रहा 0, ये रहा 1/2 और ये रहा आपका 1। तो 0 से 1/2 में डेरिवेटिव निगेटिव, मतलब फंक्शन ऐसे इन डिक्रीज करेगा 1/2 तक। 1/2 के आगे फंक्शन, सॉरी 1/2 के आगे 1/2 से 1 में डेरिवेटिव पॉजिटिव, मतलब बच्चों ये फंक्शन आपका इंक्रीज करेगा ऐसे 1 तक। तो एक बात तो यहां पर कंफर्म हो गया कि 1/2 पर बच्चों लोकल मिनिमम वैल्यू आएगा। लोकल मैक्सिमम अब 0 पर भी आ सकता है, 1 पर भी आ सकता है। तो अब निकाल कर देखना होगा कि किसकी वैल्यू बड़ी है। हम क्या करेंगे, 0 पर वैल्यू निकालेंगे और 1 पर वैल्यू निकालेंगे। यदि जीरो वाला वैल्यू 1, यदि 0 वाला वैल्यू बड़ा आता है तो हम बोलेंगे यहाँ पर मैक्सिमम है।
यदि 1 वाला वैल्यू बड़ा आता है तो हम बोलेंगे 1 पर मैक्सिमम। सो लेट अस कैलकुलेट फर्स्ट ऑफ ऑल, मान लो ये स्मॉल m, ये मिनिमम वैल्यू, तो ये आपका आएगा 2 पर, 1/2 पर, तो f ऑफ 1/2 कर दिया। अब f ऑफ 1/2 कर दिया और आपके पास फंक्शन की वैल्यू ये रखी, तो आप यहां पर पुट करेंगे 1/2, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 होल मॉड प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। सो यहां पर पुट करेंगे बच्चों होल मॉड 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 प्लस साइन ऑफ 1/2 इंटू कॉस ऑफ 1/2। सो 2 1/2 का स्क्वायर करोगे बच्चों तो 1/4 प्लस 3/2, ये -2, फिर यहां पर साइन 1/2 इंटू कॉस 1/2। नाउ सो यहां पर देखो ये कटा, ये रहा 1/2, ये रहा 3/2 और ये -2, और फिर ये साइन 1/2 कॉस 1/2। बच्चों देखो ये 1/2 प्लस 3/2 4/2, 4/2 हो जाएगा आपका 2, 2 माइनस 2 0, तो यहाँ पर सिंपली आपका बच्चा साइन ऑफ 1/2 कॉस ऑफ 1/2। आप इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, देखो 1/2 से डिवाइड, 2 से डिवाइड करो और 2 साइन 1/2 cos 1/2। सो नाउ वी कैन राइट हियर, देखो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा बच्चों, तो 1/2 साइन ऑफ 2 थीटा, सो 2 इंटू 1/2 ये 1 बन जाएगा। इसका मिनिमम वैल्यू आ गया आपका 1/2 साइन। अब निकालते हैं इसका मैक्सिमम, तो पहले हम निकालेंगे एफ ऑफ जीरो, क्योंकि हमें नहीं पता है कि जीरो पर मैक्सिमम है कि 1 पर मैक्सिमम, तो दोनों निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, इसके बाद डिसाइड करेंगे कंपेयर करके। तो आपके पास फंक्शन है ये 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स में क्या करो, x को जीरो पुट कर दो। तो बच्चों यदि आप x को जीरो पुट करते तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू जीरो माइनस 2, फिर यहाँ पर ये साइन जीरो इंटू कॉस जीरो। तो बच्चों ये मॉडुलस ऑफ -2 मतलब ये 2 बन जाएगा। 2 इंटू जीरो स्क्वायर जीरो आएगा, 3 इंटू जीरो जीरो आएगा, -2, तो -2 का मॉड बच्चों क्या हो जाएगा +2 साइन जीरो जीरो कॉस जीरो जीरो, तो यहाँ पर ये 2 मिला। एफ ऑफ 1 निकाल लेते हैं, सो 2 इंटू वन स्क्वायर प्लस 3 इंटू वन और ये -2, फिर यहाँ पर ये साइन 1 इंटू कॉस 1, ये रहा 2 प्लस 3 -2, दिस विल बिकम हियर साइन 1 इंटू कॉस 1, -2 प्लस 2 कैंसिल हो गया बच्चों, यहां पर आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 3, सो 3 और ये रहा बच्चों साइन 1 कॉस 1। आप देख सकते हो कि ये 3 प्लस साइन 1 कॉस 1 है और यहां पर ये 2 है, साइन 1 पॉजिटिव कॉस 1 पॉजिटिव, तो साइन 1 इंटू कॉस 1 भी क्या हो गया पॉजिटिव। इस पॉजिटिव में आपने 3 को ऐड किया है तो और ज्यादा हो गया, मतलब ये वैल्यू 2 से बड़ी है, इसका मतलब f1 ही मैक्सिमम होगा, f1 इज मैक्सिमम। सो मैक्सिमम में मिल चुका है और मिनिमम में मिल चुका है, क्वेश्चन कर रहा है कि दोनों का सम, तो मैक्सिमम 3 प्लस साइन 1 कॉस 1 प्लस, और यहां पर मिनिमम क्या है बच्चों 2 है, तो 2। अब ये 3 प्लस 2 हो गए 5, ओ ओ ओ, मिनिमम यहां पर क्या, एक बार फिर देख ले, मिनिमम 1/2 साइन 1 है, मिनिमम बच्चों यहाँ पर आपका 1/2 साइन 1 है, सो 1/2 ये रहा आपका साइन 1। सो यहां पर ये 3 प्लस साइन 1 को कॉमन ले लो, तो साइन 1 को कॉमन लोगे बच्चों ये कॉस 1 प्लस 1/2 साइन 1 हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया। सो यहाँ पर 3 एलसीएम लो बच्चों, तो देखो ये 2 cos 1 प्लस 1/2 इंटू ये रहा आपका साइन 1, सो 3 प्लस 1/2, 1/2 और ये 2 cos 1 प्लस 1, सो 1 प्लस 2 cos 1 और ये रहा आपका बच्चों साइन 1। इस तरह से ये टोटल हमने क्या निकाल दिया, सम निकाल दिया। अब ऑप्शंस मैच करा कर देखते हैं क्या हमने सही किया है, तो पता चलेगा बच्चों कि हमने बिल्कुल सही किया है। देख सकते हो कि ऑप्शन बी करेक्ट है, 3 प्लस 1/2, 1 प्लस 2 cos 1 और ये साइन 1 सबसे बाहर है,
सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अच्छा क्वेश्चन था, टाइम टेकिंग भी था कि बच्चों को पहले मॉडुलस को ओपन करना, फिर उसको डिफरेंशिएट करना और ये डिसाइड करना कि किस इंटरवल में डिक्रीजिंग और किस इंटरवल में इंक्रीजिंग, राइट। इसके बाद एक ग्राफ रफ स्केच ड्रॉ किया, फिर मैक्सिमा निकाला, मिनिमा निकाला, दोनों को ऐड करके सिंप्लीफाई किया। सो दैट्स ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 12। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पर क्या लिखा है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। जस्ट वेट अ सेकंड, वेरी लिखा है इफ ए आई 1 to n, I equal to 1 to n, where n is an even integer, is an arithmetic progression with common difference 1 and sigma I equal to 1 to n ai equal to 192, I equal to 1 से लेकर n by 2 a to i equal to 120, then n is equal to what? ये हमारे पास क्वेश्चन है बच्चों। बच्चों देख के तो लग रहा है कि सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और सीक्वेंस एंड सीरीज 11th क्लास के चैप्टर में आता है, तो ये 11th क्लास के चैप्टर से बिलोंग करता है। सो दिस क्वेश्चन बिलोंग टू सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ 11th क्लास। ओके, क्या क्या एक बार फिर से पढ़ते हैं। एन है एक इवन इंटीजर है, राइट। एन है एक इवन इंटीजर है, मतलब इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं और एपी बना रहा है। कॉमन डिफरेंस 1 है, चलो डी इक्वल टू यहाँ पर 1 मान लिया। मान लो कॉमन डिफरेंस डी है जिसकी वैल्यू आपके पास 1 दी हुई है। I equal to 1 to n, ai equal to 192 and I equal to 1 to n by 2, a to i equal to 120। तो हमसे यहाँ पर n का वैल्यू पूछा गया है। लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पर इस डेटा को पहले यूज करते हैं। I equal to 1 to n ai, तो सिग्मा को ओपन करेंगे। सिग्मा को यहाँ पर ओपन करेंगे, तो सिग्मा को ओपन करने का मतलब I equal to 1 से लेकर n पुट करो और ऐड करते जाओ। तो बच्चों देखो ये a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट डॉट ये an और ये 192 हो गया। किसी एपी का सम हम कई तरीके से लिखते हैं, 2 तरीके से लिख सकते हैं। n by 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यहाँ पर टोटल नंबर टर्म n है बच्चों, तो n by 2 ये रहा आपका फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये रहा 192। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अब इसको यूज करते हैं। I इक्वल टू 1 से लेकर n by 2 a to y। सो I इक्वल टू बच्चों 1 पुट करोगे तो ये a2, 2 पुट करोगे तो a4, 3 पुट करोगे a6 और लास्ट में n by 2 पुट करोगे तो ये an हो जाएगा 122। और अब आप यहाँ पर क्या करो, देखो ये इवन है। आपको पता है बच्चों को यदि आपके पास एपी है तो ऑल्टरनेट टर्म भी एपी में ही होते हैं। यदि आपके पास कोई एपी है तो उसका ऑल्टरनेट टर्म, जैसे आप यहाँ देखो a1 a2 a3 an, ये एपी है। तो a1 a3 a5 और टर्म भी एपी में होगा। a2 a4 a6 इवेंट टर्म भी एपी में ही होगा। तो ये a2 a4 a6 ये भी आपका एपी ही है। तो इस एपी को आप कैसे रियलाइज करोगे, इस एपी का सम निकालना है तो n by 2 टोटल नंबर ऑफ टर्म by 2। अब टोटल नंबर ऑफ टर्म इसमें कितने, देखो 1 से लेकर n by 2 तक का है, 1 से लेकर n by 2 तक का है। सो टोटल नंबर ऑफ टर्म by 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, दिस इज इक्वल टू 120। तो यहां पर आपका हो जाएगा देखो ये n by 4 a2। a2 क्या है, उस एपी का सेकेंड टर्म है। a2 क्या है बच्चों, एपी का सेकेंड टर्म है। तो क्या किसी एपी के सेकेंड टर्म को आप ऐसे लिख सकते हो a1 प्लस डी। आपको पता है कि एपी कैसे चलता है, फर्स्ट टर्म a, सेकेंड टर्म a प्लस डी, थर्ड टर्म a प्लस 2 डी, लाइक दैट। या यदि आपके पास फर्स्ट टर्म a1 है तो सेकेंड टर्म a2 हो जाएगा बच्चों a1 प्लस डी और ये रहा प्लस an और इक्वल टू 120। n by 4 आप इसको ऐसे लिखो n by 4 a1 प्लस an को एक साथ और d को अलग कर लो और ये आपका 120। सो नाउ इसको सेपरेट करेंगे बच्चों, तो n by 4 ये a1 प्लस an हो गया और ये n by 4 इंटू डी इक्वल टू 120। कॉमन डिफरेंस d क्या है बच्चों, 1 है और ये n by 4 आप इसको ऐसे लिखो 1 by 2, फिर ये n by 2 a1 प्लस an और ये n by 4 कॉमन डिफरेंस d तो 1 है तो 1 दे दिया और यहाँ पर 120।
एन बाई टू ए वन प्लस एन को हम क्या लिख सकते हैं? तो यहां देखें बच्चे, ऑलरेडी हम इसका काम कर चुके हैं। एन बाई टू ए वन प्लस एन, यह आपका 192 है। तो बच्चों यहां पर आप 192 डाल दीजिए। सो 1/2 इंटू, ये रहा 192 प्लस n बाई 4 इक्वल टू 120। इसको कैंसिल कराएंगे तो 192/2, सो 2 9 जा एंड 2 6 जा 96। सो n बाई 4 बच्चों आ गया आपके पास 120 माइनस 96, ये 24। 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24 इंटू 4, तो बच्चों यहां पर ये चला है आपका 96। सो n इक्वल टू 96 इज द आंसर। क्या ऐसा आंसर है बच्चों? देख लेते हैं। हाँ, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, वी गॉट हियर 96। सो कंपैरेटिवली देखा जाए तो ये क्वेश्चन उतना ज्यादा लेंदी नहीं था और इजी भी था, और इसको हमने सॉल्व कर लिया। एंड दिस क्वेश्चन वाज बिलोंगिंग टू 11th क्लास। नाउ गोइंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा है? इफ x इक्वल टू एक्स वाई। देखो ये एक्स वाई लिखने का मतलब कि x जो है y का फंक्शन है, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। जनरली आप लोग क्या पढ़ते हो कि y x का फंक्शन होता है, लेकिन यहाँ पर x को y का फंक्शन बनाया गया है। So here y acts as the independent variable and x act as the dependent variable. Is the solution of the differential equation this? देखो डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डिफरेंशियल इक्वेशन बच्चों पता है ये 12th क्लास में आता है, 12th क्लास के ऑलमोस्ट एंड में आता है। सो दिस बिलोंग्स टू 12th क्लास। ओके, द क्वेश्चन बिलोंग्स टू 12th क्लास चैप्टर। सो इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, x1 इक्वल टू 0। x1 इसका मतलब क्या होता है बच्चों कि y इक्वल टू 1 पुट करने पर x की वैल्यू 0 हो जा रही है, तो x की वैल्यू आपको बतानी है। अब ये क्वेश्चन जो है, मतलब इसमें क्या है कि y को इंडिपेंडेंट लेके चलना है और x को डिपेंडेंट लेके चलना है। और दोनों तरह का क्वेश्चन बच्चों पढ़ा चुका हूं। जब x इंडिपेंडेंट था, y डिपेंडेंट था, उस तरह क्वेश्चन भी कर चुके हम लोग। y इंडिपेंडेंट और x डिपेंडेंट, इस तरह का भी क्वेश्चन हम लोग बच्चों कर चुके हैं। क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन? तो देखो ये y इंटू डी एक्स बाई डी वाई है, तो पहले आप y से डिवाइड करो। तो y से आप डिवाइड करोगे तो देखो ये dx बाई डी वाई इक्वल टू, y से बच्चों डिवाइड किया आपने तो 2 टाइम्स x अपॉन वाई बना, प्लस वाई स्क्वायर, ये y क्यों है, y से डिवाइड कर रहा हूं तो वाई स्क्वायर इंटू ये y प्लस 1, वाई स्क्वायर इंटू वाई प्लस 1 ई टू द पावर ये y हो गया। इसको, इस वाले पार्ट को हम राइट से लेफ्ट लेकर आते हैं, तो यहां पर dx बाई डी वाई माइनस 2x अपॉन वाई, और ये वाई स्क्वायर y प्लस 1 इंटू ई टू द पावर y हो गया। बच्चों देखा जाए तो ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। जैसे हमारे पास ये इक्वेशंस होगा dx बाई डी वाई प्लस p इंटू एक्स इक्वल टू q इंटू वाई, ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, LDE, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें y इंडिपेंडेंट और x क्या है बच्चों, डिपेंडेंट है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को आप कैसे सॉल्व करते हो? पहला काम क्या होता है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना और उसके बाद उसका सॉल्यूशन लिखना। यहां पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर बच्चों e के पावर p डी वाई होगा, क्योंकि ये x यहां पर डिपेंडेंट है तो p डी वाई। और फिर सॉल्यूशन क्या होता है? तो सॉल्यूशन यहाँ पर x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फिर यहाँ पर dy प्लस कॉन्स्टेंट, तो ये इसका सॉल्यूशन होता है। तो ये बातें बच्चों को पता होना चाहिए, ठीक है। आई एज्यूमिंग दैट कि ये तमाम बातें बच्चों को पता है। अब मैं यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करूँ। देखो dx बाई डी वाई प्लस p इंटू एक्स, तो ये पूरा का पूरा पार्ट p के प्लेस में है, x का कोफिशियंट p क्या होता है यहाँ पर, x का कोफिशियंट। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पर जो होगा बच्चों e के पावर इंटीग्रल p dx, यहाँ पर p क्या है, -2/y। सो -2/y और ये dy, e के पावर -2 को बाहर निकाल लो बच्चों, तो रहा ये dy बाई y। जैसे आपको पता है कि dx बाई एक्स क्या होता है, ln x, तो यहाँ पर dy बाई y जो होगा बच्चों e के पावर -2 ln y हो जाएगा।
इसको आप ऐसे कर सकते हो e के पावर ln y, ये -2 को पावर में ले जाओ तो y के पावर -2। बच्चों आपको एक चीज पता होना चाहिए, अब यदि आप इस लेवल पे आप आ चुके हो और ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि e के पावर ln x ये हमेशा x बन जाता है। अब इसको इलस्ट्रेट करने का टाइम नहीं है, वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन पेपर PYQs। e के पावर ln y के पावर -2, ये y के पावर -2 मतलब 1/y² बन। बच्चों ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल कर आ गया। तो सॉल्यूशन आप कैसे लिखोगे, यहां पर ये सॉल्यूशन का फॉर्मेट है x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो यहां पर q क्या है, देखो ये आपका q का काम करेगा। q मतलब यहां पर जो आता है q इंटू वाई, कहने का मतलब क्या है कि देखो यहां पर बच्चों ये y रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये q राइट हैंड साइड में आपके पास ये q है, तो q के प्लस में पूरा का पूरा यूज करो, y² इंटू वाई प्लस 1 e के पावर y। सो y² इंटू वाई प्लस 1 ये e के पावर y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो 1/y² dy प्लस c। ये y² कट गया, यहां पर x/y² इक्वल टू ये e के पावर y, ये y प्लस 1 ये dy प्लस c। और बच्चों को यहां पर इसको इंटीग्रेट करना है तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। आपको पता है ना बच्चों की e के पावर x fx प्लस f डैश x के फॉर्म में यदि कोई इंटीग्रल है तो क्या बन जाता है, e के पावर x इंटू एफ एक्स बन जाता है। अब ये e के पावर y, यदि आप y को एफ एक्स मानते हो तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा। यदि हम y को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें dy बाई dy, y फंक्शन तो 1 इसका क्या होगा डेरिवेटिव, तो ये एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स के फॉर्म में है। सो एक्स अपॉन ये y² e के पावर y इंटू यहां पर y और प्लस c होगा। यहां पर हमें ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बच्चों फाइंड करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या है कि x1 इक्वल टू 0, x1 इक्वल टू 0 का मतलब ये हुआ कि y को 1 पुट करने पर वैल्यू 0 हो जाएगी। तो चलो करते हैं यहां पर, नाउ पुट y इक्वल टू 1, तो y को 1 पुट करोगे तो x क्या होगा 0, तो यहां पर 0/1। आपने y को 1 पुट किया है तो e प्लस c, तो यहां पर c इक्वल टू बच्चों ये माइनस e चला आया, c इक्वल टू ये माइनस e आ गया। So if I put here c equal to minus, you will get x upon y²। c equal to क्या पुट करना है माइनस e, तो e के पावर y इंटू y और ये माइनस, ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया। अब क्वेश्चन में एग्जैक्टली पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा गया बच्चों कि एक्स ई निकालना है, मतलब यहां पर y को अब e पुट करना है, तो y को e पुट करोगे तो x अपॉन ये e², y को e पुट किया तो e के पावर e इंटू e ये माइनस e। अब इधर e² से मल्टीप्लाई कर दो, e² से मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों देखो यहां पर ये e के पावर e² से मल्टीप्लाई करोगे e³ माइनस e³, e⁻³ कॉमन ले लो तो e⁻³ e⁻e माइनस, ये आपका सॉल्यूशन चला आया। क्या ऐसा ऑप्शन है, तो देखते हैं बच्चों यहां पर, यस ऑप्शन बी e के पावर e⁻³ माइनस। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन नंबर 14 भी सॉल्व कर लिया। ये भी कोई टफ क्वेश्चन नहीं था, इसको आप इजी में रख सकते हो। दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन इन दिस पेपर, और ये 12th चैप्टर से बिलोंग करता था। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 15। सो लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 15 फर्स्ट। क्या लिखा बच्चों यहाँ पर, लेट लेमडा एक्स माइनस 2y इक्वल टू न्यू बी अ टेंजेंट टू द हाइपरबोला a²x² माइनस y² इक्वल टू b²। यहां पर आप क्वेश्चन ठीक से पढ़ लें, इक्वल टू b², देन लेमडा अपॉन a होल स्क्वायर माइनस न्यू अपॉन b होल स्क्वायर इज इक्वल टू। बच्चों आप देख सकते हो कि यहाँ पर लाइन और हाइपरबोला इन्वॉल्व है, तो ये कोनिक सेक्शन और स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है जो कि 11th क्लास में आता है। सो दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू 11th क्लास, राइट।
बच्चों ये क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता है? एक लाइन है जो कि हाइपरबोला पे टेंजेंट है, इसका मतलब लाइन को हाइपरबोला पे टेंजेंट बनाना है। सो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यदि आपके पास लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हो और हाइपरबोला बच्चों एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 हो, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होता है? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होता है बच्चों सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यदि हम इस कंडीशन ऑफ टेंजेंसी को अप्लाई करते हैं तो मेरे को लगता है कि एक रोड मैप मिल जाएगा और शायद आपका ये आंसर डायरेक्टली चला है। चलो ट्राई करते हैं। आपके पास ये लाइन का इक्वेशन है, पहले इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। लेमडा एक्स, तो आप एक काम करें, लेमडा एक्स न्यू को राइट से लेफ्ट ले जाओ तो ये माइनस न्यू, और माइनस टू वाई को लेफ्ट से राइट लाओ तो ये प्लस टू वाई। टू से डिवाइड कर दो, तो टू से डिवाइड करोगे बच्चों तो ये लेमडा बाई टू इंटू एक्स माइनस ये न्यू बाई टू हो गया। लेमडा बाई टू इंटू एक्स माइनस ये न्यू बाई टू। बच्चों देख सकते हो कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, तो m के प्लेस में 1/2 और c के प्लेस में ये माइनस न्यू बाई टू हो गया, माइनस न्यू बाई टू हो गया। अब इस हाइपरबोला को थोड़ा सा अरेंज करते हैं, तो क्या लिखा है देखो, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर लिखा है। सो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। बी स्क्वायर से इसको डिवाइड करो, तो बी स्क्वायर से डिवाइड करोगे बच्चों तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब ए स्क्वायर को यहां पर नीचे लाओ तो एक्स स्क्वायर ये अपॉन बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। देखो ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो आप ये कह सकते हो कि एक्चुअली ए स्क्वायर की प्लेस में ये पूरा का पूरा ए स्क्वायर की तरह काम करेगा। तो ए स्क्वायर की प्लेस यहाँ पर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है और बी स्क्वायर की प्लेस बी स्क्वायर है। अब आप क्या करें, अब आप यहाँ पर क्या करें बच्चों, यहाँ पर इसको यूज करें, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को यूज करते। तो सी स्क्वायर, तो सी के प्लेस पे क्या है माइनस न्यू बाई टू, सो माइनस न्यू बाई टू का स्क्वायर करोगे बच्चों तो न्यू स्क्वायर बाई फोर, माइनस न्यू बाई टू का स्क्वायर स्क्वायरिंग किया तो माइनस क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो न्यू स्क्वायर बाई फोर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर। सो ए स्क्वायर यहाँ पर क्या है बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, सो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एम स्क्वायर। एम क्या है यहाँ पर बच्चों 1/2 है, तो 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4 माइनस माइनस यहाँ पर बी स्क्वायर लिखा है तो बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर ही रहेगा। कहीं पर कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गया, जस्ट वेट जस्ट वेट जस्ट वेट। ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एम के प्लस में क्या है पर बच्चों लेमडा बाई टू, सॉरी एम के प्लस में यहाँ पर लेमडा बाई टू है, दिस इज लेमडा बाई टू। यहां पर क्या करना है, एम के प्लस में आप लेमडा बाई टू पुट करोगे, ए स्क्वायर एम स्क्वायर तो लेमडा बाई टू, तो लेमडा स्क्वायर बाई फोर आएगा, लेमडा स्क्वायर बाई फोर माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर से इसको डिवाइड करो बच्चों, तो बी स्क्वायर से आप डिवाइड कर दो यहां पर, लेट मी चेक वंस अगेन एनी मिस्टेक, ठीक है। या बी स्क्वायर से डिवाइड करो, तो बी स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये न्यू स्क्वायर फोर, ये बी स्क्वायर से डिवाइड ये लेमडा स्क्वायर, यहाँ पर फोर टाइम्स ए स्क्वायर और बी स्क्वायर से डिवाइड किया तो ये -1 चला है। ना अब यहाँ पर एक काम और करो, थोड़ा सा रिशफलिंग कर लेते हैं। सो ये न्यू स्क्वायर अपॉन फोर बी स्क्वायर माइनस लेमडा स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर इक्वल टू ये -1 चला आया। बोथ साइड इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो, तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो लेमडा स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर माइनस न्यू स्क्वायर अपॉन फोर बी स्क्वायर इक्वल टू ये 1 चला आएगा। फोर से मल्टीप्लाई कर लो बच्चों, तो लेमडा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस न्यू स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 4।
सो ये आपका आंसर है। आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, इन द क्वेश्चन दे आर आस्किंग अबाउट लेमडा अपॉन ए स्क्वायर, वही बात हो गया, लेमडा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस न्यू स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर 4। सो डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये भी क्वेश्चन बच्चों लेवल ऑफ डिफिकल्टी के बारे में बात करें तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें वक्त भी नहीं लगा और ज्यादा ये लेंदी भी नहीं है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 11। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 15, right? So now question number 16, everybody. Let's read question number 16 first. Let a cap, b cap be unit vectors and okay, a cap, b cap be unit vectors. तो unit vector का मतलब क्या होता है बच्चों, उनका magnitude 1 होगा, right? A vector C be a vector such that the angle between a cap and vector C is pi by 12. Vector a cap और vector C के बीच angle pi by 12 है, and vector b cap equal to vector c plus 2 into vector c cross vector a cap, then modulus of 6 times vector c whole square is equal to, ठीक है। मतलब आपसे पूछा क्या गया है, 6 टाइम्स c, 6c, थोड़ा सा इसमें हो सकता है गलत लिखा हो, ये 6c स्क्वायर लिखा है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 6 इंटू सी स्क्वायर। देखो मॉडुलस ऑफ वेक्टर सी के बच्चों आप क्या लिख सकते हो, ऐसे सी लिख सकते हो, यहाँ पर थोड़ा आप एडजस्ट कर लो, ये 6 इंटू सी स्क्वायर लिखा गया है। सो मॉडुलस ऑफ वेक्टर थी वी कैन राइट हियर सी। क्या करना चाहिए हमें इस क्वेश्चन में, हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है कि ए कैप बी कैप वेक्टर है, सी एक ऐसा वेक्टर है कि ए कैप और वेक्टर सी के बीच एंगल पाई बाई 12 है, और ये आपके पास एक रिलेशन दिया हुआ है, क्या दे रखा है बच्चों, बी कैप इक्वल टू वेक्टर सी प्लस 2 टाइम्स वेक्टर सी क्रॉस ए कैप दे रखा है, ये आपके पास दे रखा है। बच्चों यहाँ पर क्या करो, स्क्वायरिंग कर लो। एक बात बच्चों को पता होना चाहिए कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर जो होता है वो मॉड ए स्क्वायर। देखो मॉड वेक्टर ए को हम ए लिखेंगे, मॉड वेक्टर ए को बच्चों हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ध्यान रहे यहाँ पर ये 2a भी नहीं होता है, ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होता है। जैसे आप पढ़ते हो ना कि ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ये मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, डॉट आएगा यहाँ पर, ठीक है। यदि आप यहाँ पर स्क्वायर करते हो तो क्या होगा, यहाँ पर बी कैप का स्क्वायर करोगे तो बी स्क्वायर, तो ये मान लो कि आपका a है और ये b है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये सी स्क्वायर प्लस इस पूरे का स्क्वायर तो 2 स्क्वायर 4, और इसका स्क्वायर करने का मतलब ये मॉड में चला आएगा वेक्टर c क्रॉस a कैप का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 2ab, तो a के प्लेस में क्या है वेक्टर c डॉट, और b के प्लेस में 2 टाइम्स वेक्टर c क्रॉस a कैप है। सो नाउ वी कैन राइट हियर, देखो b क्या है, यूनिट वेक्टर है, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 होगा, तो बी स्क्वायर को आप 1 से रिप्लेस कर दो इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस 4 मॉडुलस ऑफ वेक्टर सी क्रॉस ए कैप, मॉडुलस ऑफ वेक्टर सी क्रॉस ए कैप, तो क्रॉस प्रोडक्ट। अब बच्चों को पता होना चाहिए कि मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या होता है, तो ये होता है बच्चों मॉड ए, मतलब सिंपली ए मॉड बी, और ये साइन थीटा होता है। थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो यहां पर आप क्या करो, 4 यहां पर आप लिख लो मॉड वेक्टर सी, तो मॉड वेक्टर सी मतलब सिंपली सी, मॉड वेक्टर ए कैप, ए कैप तो यूनिट वेक्टर है, तो मॉड वेक्टर ए कैप क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, सी ये रहा साइन पाई बाई 12, मतलब एंगल बिटवीन वेक्टर सी एंड वेक्टर ए, जो कि प्रॉब्लम में यहाँ पर पाई बाई 12 दिया हुआ है, तो सी साइन पाई बाई 12 का होल स्क्वायर प्लस 2, 2 इंटू 2 यहाँ पर 4, और बच्चों ये 0 हो जाएगा। देखो सी डॉट सी क्रॉस ए, वेक्टर सी डॉट, यहीं पर लिख दे रहा हूं, देखो वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी क्रॉस ए कैप, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर सी ए कैप। और बच्चों को पता है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में
जब कोई भी दो वेक्टर सेम हो जाता है तो उसकी वैल्यू यहाँ पर ये जीरो हो जाती है, तो ये जीरो हो जाएगा। सो 1 = c² प्लस ये 4 × c², sin π/12 कितना होता है बच्चों? पाई मतलब 180, 180/12, तो ये आपका 15 चला आएगा, मतलब आपको साइन 15 डिग्री चाहिए। बच्चों साइन 15 डिग्री की वैल्यू आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो आप ऐसे निकाल सकते हो, साइन 45 - 30 करके निकाल सकते हो, बट आई होप कि आपको साइन 15 डिग्री पता है। दिस इज √3 - 1/2 √2 होल स्क्वायर। √3 - 1/2 √2 होल स्क्वायर, दिस इज साइन 15 डिग्री। यहां पर स्क्वायरिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखो 1 = c² + 4c², c² प्लस ये रहा 4c²। यहां पर आप स्क्वायरिंग करो तो a - b का होल स्क्वायर करोगे, √3 का स्क्वायर 3, -1 का होल स्क्वायर तो ये +1, -2ab, सो 2 × √3, और नीचे 2 √2 का स्क्वायर करोगे तो 8 बन जाएगा। ये आपका हो गया। नाउ c² + 4c², 3 + 1 4, 4 - 2√3/8, ये आ गया। सो हियर 1 = c² + 4c²। यहां से आप क्या करो, 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन ले लिया बच्चों, तो ये 2 - √3 यहाँ पर 8, हियर 4 × 2 8, और ये 8 और 8 कैंसिल हो गया। सो फाइनली वी गॉट हियर c² + c², ये 2 - √3। यहां से फिर मैंने क्या किया, c² कॉमन लिया तो 1 + 2 - √3 c², 2 + 1 3, सो 3 - √3, राइट। सो अब यहाँ पर c² इक्वल टू बच्चों 1/3 - √3, यहाँ पर 1 है, इसको डिवाइड कर दो। एंड नाउ रेस्ट लाइज, सो 3 + √3, और ये रहा आपका 3 + √3। सो c² इक्वल टू यू कैन सी 3 + √3 हो जाएगा ऊपर में, नीचे में a - b × a + b, सो 3² ये 9 - 3, सो 3 + √3, 9 - 3 बच्चों ये 6 होता है, राइट। नाउ अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 6 × c² इक्वल टू 3 + √3, सो 6c² की वैल्यू 3 + √3 चली आई, सो 3 + √3, दिस इज द आंसर। इसका आंसर क्या है बच्चों, बी है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। देखो ये वेक्टर है, और वेक्टर जो आपको पता है कि 12th क्लास के ऑलमोस्ट एंड में आता है, तो ये 12th क्लास का चैप्टर है बच्चों। और डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, इसको मॉडरेट में डाल सकते हैं, क्योंकि बच्चे यहाँ पर हो सकता है कंफ्यूज कर जाए, क्या करें, स्क्वायरिंग करें कि क्या करें, वगैरह वगैरह। जैसे मैंने यहाँ पर स्क्वायरिंग कर दिया, बच्चों कई बच्चों के बाद दिमाग में आएगा ही, वो कुछ कुछ करेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, फिर टाइम वेस्ट कर बैठेंगे। तो चूंकि स्क्वायरिंग करना ये एक स्ट्रेटेजी था, तो इसको हम लोग मॉडरेट क्वेश्चन में रख सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 16। नाउ वी विल वर्क ऑन क्वेश्चन 17। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन नंबर 17 फर्स्ट। क्या लिखा है बच्चों, इफ अ रैंडम वेरिएबल x फॉलोज द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन b 33, p 33, देखो ये हम लोग ऐसे यहाँ पर ये n की वैल्यू होती है, जैसे यहाँ पर b n, p, तो ये n होता है, number of trials, n means number of trials, follows the binomial distribution b 33, p such that 3px0 equal to 3px equal to 1, then the value of this whole expression is equal to, और आपके पास ये चार ऑप्शन है। तो बच्चों देखो यहाँ पर ये b 33, p का मतलब यहाँ पर n की वैल्यू 33 है, ओके। सो आपको पता है ना कि यदि आपको p x इक्वल टू r लिखना है तो आप कैसे लिखते हो, NCR p⁻r q⁻n−r लिखते हो। और q क्या होता है बच्चों, ये 1 - p होता है। p मतलब सक्सेस, q मतलब फेलियर, q इक्वल टू 1 - p होता है।
तो n यहाँ पर क्या है बच्चों 33 है। इस रिलेशन को यूज करके हम यहाँ से p निकालते हैं और q निकालते हैं। 3 टाइम्स पी एक्स इक्वल टू 0, तो यहाँ पर मतलब r की वैल्यू क्या है 0 है, पुट करो यहाँ पर। सो 3 टाइम्स n मतलब 33 c0 p टू द पावर 0 q टू द पावर n माइनस 0, 33 माइनस 0 बच्चों ये 33 हो जाएगा, इक्वल टू पी एक्स इक्वल टू 1, तो यहाँ पर r इक्वल टू बच्चों 1 है, पुट करो तो ये n c1, यहाँ पर p और ये q के पावर 33 माइनस 1 करेंगे तो ये 32 चला आएगा, राइट। n यहाँ पर आप 33 कर लो, इसको आप 33 कर लो, ये 33 है, इसको मैं इरेज करके दोबारा लिख दे रहा हूं ताकि अच्छे से दिखे थोड़ा ये। सो दिस इज योर 33, राइट। बच्चों 33 c0 ये तो 1 हो जाएगा ना, आपको पता है कि n c0 की वैल्यू 1 होती है। so ये 3 और यहाँ पर p के पावर 0 1, q के पावर ये 33, nc1 तो n होता है, सो 33c1 बच्चों ये 33 होगा, और यहाँ पर ये p और ये q के पावर 32। देखो ये कटा और ये कटा, ये q हो गया, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 3 इंटू क्यू इक्वल टू 33 इंटू पी, ये कैंसल करोगे तो बच्चों ये 11 11 3 या 33 हो गया। सो नाउ क्यू को आप लिखोगे 1 माइनस पी 11 इंटू पी, 1 इक्वल टू 12 इंटू पी, तो बच्चों यहाँ पर p इक्वल टू 1/12 आ गया, p की वैल्यू 1/12, तो q क्या आ जाएगा, सो q इक्वल टू 1 माइनस पी, 1 माइनस 1/12, तो यहाँ पर ये 11/12 हो गया, p निकल गया, q निकल गया। हमें निकालना है px, मतलब ये पूरा का पूरा है, x इक्वल टू 15, मतलब r को 15 डालना है, फिर r को 18, r को 16, r को 17। सो लेट्स स्टार्ट। क्या क्या है 15 16 17 18, राइट। p x इक्वल टू 15 अपॉन p x इक्वल टू 18 माइनस p x इक्वल टू 16 अपॉन p x इक्वल टू 17। डेटा पुट करते हैं यहाँ पर बच्चों। सो x इक्वल टू 15 है, तो यहाँ पर आप लिखोगे 15 सॉरी 33 c15 इंटू p के पावर 15 q के पावर 33 माइनस 15, ये 18 हो जाएगा, राइट। डिवाइडेड बाय यहां पर फिर से 33 और ये 18 है, तो यहां पर c18 कर दो, फिर ये p के पावर 18 और बच्चों यहाँ पर ये q के पावर 33 माइनस 18 करेंगे तो ये 15 चला आएगा, माइनस यहाँ पर ये r इक्वल टू 16 लिया गया बच्चों, सो 33 c16 p टू द पावर 16 और q टू द पावर 33 में से 16 जाएगा, सो 13 माइनस 6 7, तो ये 17, और नीचे में 33 c17 और यहाँ बचेगा बच्चों आपका p के पावर 17 और ये q के पावर ये 16 हो गया। वंस अगेन लेट मी चेक द एक्सप्रेशन, एम आई करेक्ट? या सो लेट अस सिंप्लीफाई नाउ। 33c15, तो यहाँ पर आप ये यूज कर लो फॉर्मूला, फैक्टोरियल 33 फैक्टोरियल 15, और यहाँ पर बच्चों देखो ये कट जाएगा क्या, आई थिंक यहाँ पर ये शायद कैंसल हो जाएगा, 33 माइनस 15 ये 18 फैक्टोरियल, ये कैंसल हो रहा है, जस्ट वेट फ्यू मिनट्स। ये p के पावर 15 और यहां पर ये कटा, तो ऊपर में q के पावर 3 बच जाएगा, यहाँ पर देखो 18 और नीचे 15, तो q के पावर 3 और नीचे यहाँ पर p के पावर ये 3, यहाँ पर वंस अगेन यू कैन सी 33 फैक्टोरियल और ये 18 फैक्टोरियल, और यहाँ पर 33 माइनस 18 ये 15 फैक्टोरियल, तो ये कट जाएगा। नाउ माइनस 33c16, so once again you can see here, आई थिंक बच्चों आपको पता है ना एक रिजल्ट होता है, आई थिंक हमने टाइम ज्यादा लगा दिया यहाँ पर, NCR इक्वल टू NC n माइनस R होता है,
एनसी आर इक्वल टू एनसी एन माइनस आर होता है। तो यदि हम इस रिजल्ट को यूज करें तो देखो ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, तो इतना ज्यादा लिखने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं थी, तो यहाँ पर मैं इरेज कर देता हूँ देखो। सो आई थिंक इट्स जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम। यदि हमें प्रॉपर्टी पता है तो हमें उस प्रॉपर्टी को यूज कर लेना चाहिए। So now what we are doing here everybody, so we are using the property NCR equal to NC n minus r। तो इसको देखोगे तो ये 13 से 15 और ये 33 से 18 कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये NCR इक्वल टू NC n माइनस आर वाला रूल फॉलो हो रहा है, ये भी कट जाएगा। तो बचेगा क्या? ऊपर में q के पावर 18, नीचे में q के पावर 15, तो q के पावर 3 ऊपर और p के पावर 3 नीचे, माइनस यहां पर भी देख सकते हो बच्चों कि p के पावर 16 ऊपर, p के पावर 17 नीचे, सिंपली बच जाएगा यहाँ पर q बाई p बचेगा। सो नाउ यू टेक हियर q बाई p कॉमन। आप q बाई p कॉमन ले लो, तो q बाई p कॉमन लोगे तो q स्क्वायर बाई p स्क्वायर, और ये -1 बन गया। सो नाउ सिंप्लीफाई करने का स्ट्रेटेजी अपना रहा हूं। q बाई p यहां पर देखो 1 है तो 1 स्क्वायर कर दो, इसको 1 स्क्वायर कर दो, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करो, क्यू बाई पी -1, और यहां पर ये क्यू बाई पी +1 कर दो। वैल्यू आपको पता है, p इक्वल टू 1/12 है और q इक्वल टू 11/12 है। तो यदि मैं पूछूं कि q बाई पी क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? q बाई पी, राइट? सब सही चल रहा है ना? q बाई पी, सो q क्या है बच्चों यहाँ पर 11/12, और p क्या है 1/12, सो 11/12 और ये 1/12, ये तो 11 आ रहा है, राइट? गलत तो नहीं है कुछ? या 11 इज करेक्ट। सो यहां पर आप क्या करें, इसको 11, फिर ये 11 -1 और ये 11 +1 कर ले। सो 11 -1 बच्चों 10 होगा, और 11 + 1 ये 12 होगा। 12 इंटू 11 क्या होता है? 132। सो 132 इंटू 10, 1320। क्या 1320 ऑप्शन में है? देखें तो पहला ही ऑप्शन बच्चों आपके पास क्या है? 1320, ये आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों हम लोग ये प्रोबेबिलिटी में पढ़ते हैं। सो दिस बिलोंग्स टू क्लास 12th। प्रोबेबिलिटी 11th क्लास में भी आती है और 12th क्लास में भी आती है, लेकिन जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाला प्रोबेबिलिटी है वो आता है 12th क्लास में। तो ये 12th क्लास का था क्वेश्चन, राइट? सो क्वेश्चन नंबर 17 इज नाउ कंप्लीट। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 18। देखो बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 क्या लिखा है यहाँ पर? The domain of the function f(x) equal to cos inverse x square minus 5x plus 6 upon x square minus 9 upon log base x square minus 3x plus 2 each। देखो डोमेन निकालना है। अब डोमेन निकालना ये अपने आप में बच्चों के लिए चैलेंजिंग टास्क भी होता है, लेकिन यदि रूल्स और रेगुलेशंस अच्छे से पता हो तो फिर ये प्रॉब्लम काफी सिंपल हो जाता है। देखो क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ न्यूमरेटर है और एक डिनोमिनेटर है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का दोनों का अलग अलग डोमेन निकालेंगे और फिर उनका इंटरसेक्शन ले लेंगे बच्चों, ठीक है? पहले हम निकालते हैं न्यूमरेटर का डोमेन, देखते हैं क्या आता है, फिर निकालेंगे डिनोमिनेटर का और फिर लेंगे इंटरसेक्शन। तो न्यूमरेटर में क्या लिखा है? न्यूमरेटर वाले पार्ट को यहां पर कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर -5x। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व किया तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी के बारे में बात कर ले बच्चों। तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 17 जो है ये एक सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। सो ये सिंपल क्वेश्चन है और ये ऑलमोस्ट मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर कर सकते हैं, राइट? क्वेश्चन नंबर 18 कुछ बच्चों के लिए हार्ड हो सकता है, सो इसको देखते हैं ध्यान से।
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9, सो 5x और ये प्लस 6 अपॉन ये एक्स स्क्वायर माइनस 9 है। तो यहां पर जो आर्गुमेंट में कॉस इनवर्स के आर्गुमेंट में जो है, पहले उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसको हम लिखेंगे कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को बच्चों तुम लोग x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 कह सकते हो, और एक्स स्क्वायर माइनस 9 को x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 कर सकते हो। इसको इसको मैंने कैंसिल कर दिया और बगल में लिखा x माइनस 3 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। आपको पता है ना कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यदि कुछ कॉमन है तो उनको हम कैंसिल तो करेंगे, लेकिन प्रोवाइडेड यदि वो फैक्टर मतलब डिनोमिनेटर जीरो ना हो तब। सो x माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0 लिखना होगा। सो यहां पर कॉस इनवर्स ये x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 3 प्रोवाइडेड x नॉट इक्वल टू 3, मतलब 3 तो डोमेन में आएगा ही नहीं, x नॉट इक्वल टू यहां पर ये 3 है। अब इसके आगे कैसे प्रोसीड करें, तो बच्चों को पता होगा कि यदि आपके पास कॉस इनवर्स x है तो माइनस 1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1 होता है। x कहां से कहां लाई करता है बच्चों, माइनस 1 से 1। मतलब जो कॉस के अंदर में कॉस इनवर्स के अंदर में जो आर्गुमेंट है वो माइनस 1 से 1 के बीच में लाई करता है। यहां पर आप ये कह सकते हो कि माइनस 1 लेस देन इक्वल टू आर्गुमेंट में क्या है, x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 3, माइनस 1 से 1 हो जाए। यहां से हमें x का वैल्यू निकालना होगा। सो ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन हार्ड तो नहीं है लेकिन कैलकुलेटिव है, थोड़ा लेंदी जाएगा क्योंकि अभी तो न्यूमरेटर का ही डोमेन निकालना है, फिर निकालना है डिनोमिनेटर का, तो थोड़ा लेंदी है ये क्वेश्चन। तो करते हैं पेशेंस के साथ। बच्चों पहले क्या करो, ये राइट वाले पार्ट, इस राइट वाले इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, फिर लेफ्ट वाले इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे और दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। राइट, लेफ्ट वाला पार्ट क्या है, पहले राइट वाला, तो x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 1। बच्चों को बता चुका हूं कि हम लोग यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते, तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना तो क्या करना है, 1 को राइट से लेफ्ट लेकर आ जाओ बच्चों। तो आप इसको लिखोगे x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 3 माइनस 1, ये लेस देन इक्वल टू 0 हो गया। सो नाउ टेक द एलसीएम। सो x माइनस 2 यदि आप एलसीएम लेते हो तो माइनस एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 3, ये लेस देन इक्वल टू 0। माइनस एक्स प्लस एक्स बच्चों क्या हो गया, ये कैंसल हो गया। सो यहां पर आप ये कह सकते हो माइनस 5 अपॉन एक्स प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0। सो माइनस तो 5 तो निगेटिव है, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे इक्वालिटी चेंज हो जाएगा। सो 1 अपॉन एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 1 तो पॉजिटिव है, इसका मतलब x प्लस 3 शुड बी ग्रेटर देन 0। यहां पर नोटिस करने वाली बात क्या है बच्चों, कि मान लो मैंने कहा कि 1 अपॉन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, तो 1 तो पॉजिटिव है, तो सब कुछ डिपेंड करेगा x पे। तो x पॉजिटिव तो पूरा का पूरा पॉजिटिव। अब चूंकि x कहां पर है, डिनोमिनेटर में, तो x तो कभी निगेट 0 तो हो ही नहीं सकता है, डिनोमिनेटर कैन नेवर बी इक्वेटेड टू 0। तो इसलिए यहां पर मैंने सिंपली x प्लस 3 ग्रेटर देन 0 लिखा, मतलब x ग्रेटर देन माइनस 3, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, ये लिया मैंने राइट वाले पार्ट। अब मैं लूंगा लेफ्ट वाले पार्ट, मीन्स माइनस 1 लेस देन इक्वल टू, माइनस 1 लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 3, एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 3। तो इसको आप घुमा कर लिख दो, एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 3 माइनस 1 लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 3। तो एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू ये माइनस 1 हो गया। अब इसको इधर लेकर आ जाते हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। टेक द एलसीएम। So x minus 2 plus x plus 3 upon x plus 3 greater than equal to 0. So now I can write here x और x बच्चों ये 2x minus 2 और plus 3 तो ये plus 1 upon x plus 3 greater than equal to 0। यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट क्या मिलेगा बच्चों, 2x प्लस 1 को 0 से इक्वेट कराओगे तो माइनस 1 बाई 2 और x प्लस 3 को 0 से इक्वेट कराओगे तो ये माइनस 3।
नाउ नंबर लाइन पे हमने ड्रॉ किया -3, फिर ये -1/2, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ये रहा आपका पॉजिटिव। आपको चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो पॉजिटिव वाला इंटरवल, तो ये इंटरवल लेंगे और ये इंटरवल लेंगे। सो यहां पर आप ये कह सकते हो कि देखो इक्वल टू भी है, तो बताया ना कि इक्वल टू लगा है तो न्यूमरेटर वाला क्रिटिकल पॉइंट क्लोज होगा और डिनोमिनेटर वाला ओपन रहेगा। तो x -3 के लेफ्ट में और -3 है डिनोमिनेटर में, तो लेस देन -3, और x ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2, क्योंकि -1/2 आया था न्यूमरेटर से और उसको हमें क्लोज करना है क्योंकि इक्वल टू 0 भी चाहिए। ये रहा, इसको हम क्या करते हैं बच्चों, इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने सॉल्व कर दिया न्यूमरेटर वाले पार्ट को। क्या यहां से कुछ आंसर का कंक्लूजन कर सकते थे? देखो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ये ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा मैच कर रहा है, लेकिन दिक्कत यहां पर क्या हो गया कि यहां पर ये माइनस कर दिया गया है। एक बार फिर से हम कैलकुलेशन चेक कर ले बच्चों, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। -3 राइट, और -1/2, और यहां पर तो ठीक है, ठीक है, देखते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द डिनोमिनेटर, लॉग एक्स स्क्वायर -3x+2। इस डिनोमिनेटर का डोमेन हमारा क्या होगा बच्चों? देखो लॉग है डिनोमिनेटर में, तो क्या क्या यहां पर कंडीशन अप्लाई किया जा सकता है? सबसे पहली बात, आपको पता है कि लॉग के अंदर में, जैसे यहां पर लॉग एक्स लिखा है, तो एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब कि एक्स स्क्वायर -3x+2 ये तो होना चाहिए पॉजिटिव, पहली बात। दूसरी बात यहां पर ये डिनोमिनेटर, ये पूरा का पूरा कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ये पूरा का पूरा लॉग, लॉग कहां पे है? डिनोमिनेटर में, 0 नहीं होना चाहिए। मीन्स एक्स स्क्वायर -3x+2 शुड नॉट बी इक्वल टू 1। ऐसा मैंने क्यों लिखा? लॉग 0 कब होता है? जब उसका आर्गुमेंट 1 हो जाए। आपको पता है ना कि लॉग 1 होता है बच्चों 0। यदि इस लॉग को 0 नहीं होना है तो इसका जो ये आर्गुमेंट दिख रहा है ना बच्चों, ये 1 नहीं होना चाहिए। इन दोनों चीजों को हमें यहाँ पर लेके चलना है। क्या और कोई तीसरा कंडीशन यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है? तीसरा कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होगा ही नहीं। लॉग का एक सिंगल कंडीशन कि लॉग का आर्गुमेंट पॉजिटिव होना चाहिए। अब चूंकि ये लॉग डिनोमिनेटर में है तो ये लॉग 0 नहीं होना चाहिए। तो लॉग 0 कब नहीं होता है? जब इसका डिनोमिनेटर 1 था। अब इन दोनों को यहाँ पर हम सॉल्व करके एक्स निकालेंगे। एक्स मतलब उसका डोमेन निकालेंगे और फिर इंटरसेक्शन ना। सो पहला पार्ट आपने क्या देखा? फर्स्ट पार्ट से आपने क्या सीखा बच्चों? यहाँ पर देखो कि एक्स स्क्वायर -3x+2 शुड बी ग्रेटर देन 0, मतलब लॉग का आर्गुमेंट पॉजिटिव होना चाहिए। इसको आप फैक्टराइज कर सकते हो, तो x-1 इंटू x-2 ग्रेटर देन 0। सो यहां से क्रिटिकल पॉइंट आपको मिल जाएगा 1, ये 2, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। आपको क्या चाहिए? ग्रेटर देन 0। इक्वल टू तो लगा नहीं है, तो आप लोगे ये इंटरवल और ये इंटरवल, मतलब x ग्रेटर देन 1, सॉरी, मतलब यहां पर बच्चों x लेस देन 1 और x ग्रेटर देन 2। या और एक और पार्ट यहां पर है कि ये एक्स स्क्वायर -3x+2 ये कभी भी 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसको सॉल्व करते हैं। सो एक्स स्क्वायर -3x, 1 को इधर लाओ तो +1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज तो कर नहीं पाओगे, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? श्रीधराचार्य मेथड से x की वैल्यू निकालेंगे। सो x इक्वल टू यहां पर क्या होगा? देखो -b, सो माइनस ऑफ -3 प्लस माइनस बी स्क्वायर, सो -3 का होल स्क्वायर 9 -4ac अपॉन ट्वाइस ऑफ ए। लेकिन जो चूंकि यहाँ पर नॉट इक्वल टू है ना, तो यहाँ पर आप नॉट इक्वल टू लगा दो, एक्स इसके बराबर नहीं होना चाहिए। सो एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू माइनस माइनस +3 प्लस माइनस √5/2।
तो जो देखा जाए तो मैं तो यहाँ पर आंसर अब डायरेक्ट टिक कर सकता हूँ, एक्स नॉट इक्वल टू प्लस माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 3 + - √5/2। अब ये 3 + - √5/2 कहां पर मिल रहा है? देखो यहाँ पर 3 + √5/2, 3 - √5/2 यहाँ पर माइनस कर दिया गया है, तो आप इसको टिक करके निकल सकते हो। डी ऑप्शन टिक कर दिया, बिना कोई इंटरवल इंटरसेक्शन लिए मैंने ऑप्शन डी को टिक कर दिया। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर इंटरसेक्शन लेकर आप लोगों को दिखलाऊंगा सीखने के पर्पज से। एग्जाम में आप ऑप्शन डी को टिक करके 5-6 मिनट बचा सकते हैं, क्योंकि मेरे को क्या करना है, 3 + √5/2 और 3 - √5/2 को हटाना है। ये एक ही ऑप्शन में हटाया गया है, ऑप्शन डी में, दैट्स इट। बट स्टिल आई एम गोइंग टू टेक द इंटरसेक्शन। आपके पास इंटरवल कहाँ कहाँ पर है? एक इंटरवल ये, दूसरा इंटरवल जो आपका ये बना है, और तीसरा इंटरवल यहां पर आपको मिला है, ठीक है। और लास्ट में क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, नॉट इक्वल टू लिखा है, एनीवे। अब यहां पर इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं, तो आप एक फाइनल नंबर लाइन ड्रॉ करो, एक फाइनल नंबर लाइन ड्रॉ करो, जितने सारे इनइक्वालिटी आई है सबको लिखो। जैसे यहां पर x ग्रेटर देन -3, मतलब आपको यहां पर -3 चाहिए, x ग्रेटर देन -3, तो -3 से बड़ा। चूंकि -3 पे इक्वल टू नहीं लगा है, यहां पर आप ये ऐसे कर दोगे, हॉलो सर्कल करोगे, हॉलो सर्कल, -3 से बड़ा, ये कर दिया। इसके बाद दूसरा यहां पर क्या लिखा है बच्चों, देखो, x लेस देन -3 और x ग्रेटर देन इक्वल टू -2, राइट। मतलब यहां पर आपको -1/2 भी चाहिए। ये कह रहा है कि x लेस देन -3, तो लेस देन, हॉलो सर्कल, और x ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2, ऐसे चला गया। इसके बाद यहां पर तीसरी इनइक्वालिटी, x लेस देन 1 और x ग्रेटर देन 2, तो यहां पर कहीं बच्चों 1 होगा और यहां पर कहीं 2 होगा। तो x को क्या करना है, 1 से छोटा, 1 से छोटा एंड 2 से बड़ा, x ग्रेटर देन 2। अब देखो कि इंटरसेक्शन कहां मिल रहा है, तो ये रीजन जो है बच्चों, ये वाला रीजन, यही आपका इंटरसेक्शन है। दिस इज द इंटरसेक्शन। सो यहां पर आप क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -1/2 पे क्लोज आएगा, तो -1/2 क्लोज, 1 पे ओपन रहेगा क्योंकि यहां पर हॉलो सर्कल है, 1 ओपन, फिर यूनियन, यहां पर 2, तो 2 पे आप देखो हॉलो है, तो 2 ओपन से इन्फिनिटी, ये हो गया। लेकिन इन दो पॉइंट को माइनस करना होगा, ये 3 + -√5/2 को तो आप माइनस कर देंगे, ऐसे लिख के 3 +√5/2 को हटाया, और फिर यहां पर बच्चों मैंने 3 -√5/2 को हटाया। अब ये आपका आंसर हो गया। आप इसको देख सकते हैं कि एग्जैक्टली ऑप्शन डी में मैच कर रहा है। ऑप्शन डी मैंने पहले टिक कर दिया था, फिर मैंने 5 मिनट का टाइम दिया ताकि आप लोगों को सिखा सकूं कि इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं। आप ये 5 मिनट बचा सकते थे अपने बुद्धि से, अपने लॉजिक से। सो इन दैट वे क्वेश्चन नंबर 18 इज नाउ कंप्लीटली डन। अब बात करते हैं कि ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है। तो बच्चों देखो, है तो यहाँ पर डोमेन निकालना, लेकिन डोमेन निकालना आप 11th क्लास में ही सीखते हो, लेकिन यहाँ पर एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी यूज है, जिसको आप क्लास 12 में सीखते हो। तो आप ये कह सकते हो कि ये दोनों का मिक्स क्वेश्चन है, 11th और 12 दोनों का ये मिक्स क्वेश्चन है। इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, लॉग फंक्शंस और डोमेन, ये मिक्स करके आपसे पूछा गया है, राइट। सो ये 11th और 12th दोनों का ये मिक्स क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। So in that way, we have completed question number 18. Now, moving towards question number 19. बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने। क्या लिखा है, रीड करते हैं इसको। लेट s इक्वल टू थीटा, थीटा बिलोंग्स टू -π to π, एक्सेप्ट +-π/2, मतलब +-π/2 को हटा देना है। साइन थीटा इंटू tan थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू sin 2 थीटा। यहां पर ये ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन आपके पास बच्चों दिया गया है। इफ t इक्वल टू थीटा बिलोंग्स टू s cos 2 थीटा, मतलब यहां पर जो थीटा का इस्तेमाल करना है बच्चों,
वो इस एस वाले सेट में से करना है। देन टी प्लस एन एस इज व्हाट इज दिस एन एस? जैसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर थीटा निकालेंगे, तो मान लो थीटा की 4 वैल्यू आ गई, तो एन एस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब जितने वैल्यू ऑफ थीटा आएंगी वही आपका एन एस हो जाएगा। टी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये सिग्मा है, सिग्मा को ओपन करेंगे, प्लस प्लस करते जाएंगे और थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहला काम क्या, हमें थीटा निकालना है। माइनस पाई से पाई, प्लस माइनस पाई बाई टू काउंट नहीं होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सॉल्व दिस ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। क्या लिखा है, देखो, साइन थीटा टेन थीटा। तो बच्चों क्या आप टेन थीटा को ऐसे लिख सकते हो, टेन थीटा का आप क्या करो, यहाँ पर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कर दो। यहां भी टेन थीटा है, आप इसको भी क्या करो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कर दो। इसके बाद यहां मिला साइन टू थीटा, तो साइन टू थीटा का आप क्या करो, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कर दो। ओके, नाउ साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ये रहा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा। चूंकि डिनोमिनेटर यहाँ पर कॉस कॉस है, तो आप कॉस को इधर साइड मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका टू साइन थीटा और ये रहा कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा, ये हो गया यहाँ पर टू साइन थीटा, और कॉस स्क्वायर को आप वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा लेंगे। और एक काम और करो, ब्रैकेट को ओपन करने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको राइट से लेफ्ट लेकर आओ और साइन को कॉमन ले लो। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा, फिर ये माइनस टू साइन थीटा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो गया आपका जीरो। नाउ टेक साइन थीटा कॉमन, तो साइन थीटा यदि आप कॉमन लेते हो, देखो ये साइन थीटा प्लस वन माइनस टू, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू जीरो। So here we got sin theta plus वन, फिर माइनस टू और माइनस माइनस प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू जीरो। ये रहा बच्चों आपका साइन थीटा, ये रहा बच्चों आपका टू साइन स्क्वायर थीटा, ये वन माइनस प्लस यहाँ पर साइन थीटा, वन माइनस टू माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। देन हियर इट इज साइन थीटा, टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा माइनस वन, इसको फैक्टराइज करोगे तो ये होगा आपका टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा प्लस साइन थीटा, ये माइनस वन इक्वल टू जीरो। नाउ साइन थीटा यू कैन टेक हियर टू साइन थीटा कॉमन, सो ये होगा बच्चों आपका साइन थीटा प्लस वन, थोड़ा सा कहीं मिस्टेक यहाँ पर बच्चों प्लस, तो ये माइनस होगा, राइट। टू साइन थीटा माइनस साइन थीटा, ये आपका बन जाएगा प्लस साइन थीटा। Now take minus common from here, so sin theta plus 1, this becomes equal to 0. Now sin theta, यहां से क्या करो बच्चों, आप टू साइन थीटा कॉमन ले, तो टू साइन थीटा कॉमन, सॉरी, साइन थीटा प्लस वन कॉमन ले लो, तो साइन थीटा प्लस वन आपने कॉमन ले लिया, तो टू साइन थीटा माइनस वन बच जाएगा, टू साइन थीटा माइनस वन और इक्वल टू ये जीरो हो जाएगा। अब सबको जीरो करो, जैसे दिस इंटू दिस इक्वल टू जीरो, तो साइन थीटा जीरो होगा, टू साइन थीटा माइनस वन जीरो होगा, और ये साइन थीटा प्लस वन जीरो हो जाएगा। साइन थीटा जीरो, तो थीटा इक्वल टू बच्चों माइनस पाई जीरो और पाई। साइन जीरो कहां पर होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पर होता है, और हमको जो भी वैल्यू चाहिए वो माइनस पाई से पाई में ही चाहिए, क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है। आपको जो भी वैल्यू चाहिए आप देख सकते हैं, माइनस पाई से पाई में चाहिए। सो साइन थीटा इक्वल टू जीरो, थीटा इक्वल टू माइनस पाई जीरो पाई। यहां से बच्चों साइन थीटा इक्वल टू वन बाई टू, तो माइनस पाई से पाई में साइन थीटा इक्वल टू वन बाई टू, तो आपको थीटा क्या क्या मिलेगा बच्चों, तो एक तो पाई बाई सिक्स मिल जाएगा, थीटा इक्वल टू वन बाई साइन थीटा इक्वल टू वन बाई टू 30 डिग्री, मतलब पाई बाई सिक्स। दूसरा मिलेगा बच्चों आपको पाई माइनस पाई बाई सिक्स पे। देखो साइन का ग्राफ यही होता है ना, माइनस पाई से पाई में ये वन बाई टू का लाइन ड्रॉ करोगे, तो
एक इंटरसेक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट, दूसरा इंटरसेक्शन सेकंड क्वाड्रेंट। आपको पता है कि साइन पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। तो एक एंगल थीटा, दूसरा एंगल पाई माइनस थीटा। यहां पर देखो ये साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, -1 हो गया। अब साइन थीटा -1 कहाँ कहाँ होगा, तो थीटा इक्वल टू π/2 पर और -π/2 पर। ये दोनों ही काउंट नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ पर स्टेटमेंट क्या लिखा है कि +-π/2 नहीं लेना है। ये इसलिए नहीं लेना है कि π/2 पुट करने पर tan क्या होता है, tan π/2 अनडिफाइन हो जाता है, और अनडिफाइन नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको हटा दिया गया है, राइट। तो ये बातें थी। अब यहां पर देखो बच्चों, सो थीटा की वैल्यूज क्या क्या आई, एक तो -π, 0, और फिर ये पाई, फिर π/6, और π-π/6 तो 5π/6। टोटल कितनी वैल्यू है, 1 2 3 4 5। मीन्स इस सेट में, सेट एस में टोटल 5 वैल्यूज एक्सेप्टेड है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एस हो गया 5। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एस क्या हो गया बच्चों, 5 हो गया। तो एनएस की वैल्यू निकल चुकी है 5। अब निकालना है टी। तो टी क्या है, आपको टी के लिए सिग्मा को ओपन करना पड़ेगा कितना बार, तो चूंकि एस में टोटल 5 वैल्यूज है, तो आपको यहां पर इसको 5 टाइम्स एक्सपैंड करना पड़ेगा और वैल्यू पुट करना पड़ेगा थीटा का। सो टी इक्वल टू क्या लिखा है, टी इक्वल टू सिग्मा थीटा बिलोंग्स टू एस कॉस 2 थीटा। तो इसको हम ओपन करते हैं। देखो कॉस थीटा की वैल्यू ने पाई पुट कर दिया, तो कॉस ये -2π, फिर 0 पुट किया तो कॉस 0, फिर पाई पुट किया तो कॉस पाई हो गया, कॉस पाई। इसके बाद मैंने क्या किया, π/6 पुट किया तो कॉस π/6। फिर ये लास्ट में क्या पुट करेंगे हम, 5π/6 तो कॉस 5π/6। बच्चों आपको पता है कि कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो कॉस ऑफ -2π कॉस 2π ही बनेगा, और कॉस 2π की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। कॉस 0 1 होता है, कॉस पाई भी 1 होता है। कॉस π/6 √3/2 एंड कॉस 5π/6। बच्चों 5π/6 सेकेंड क्वाड्रेंट में है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, यदि आप, मेरे को तो याद है लेकिन आपके लिए 5π/6, सो पाई -π/6, और यहां पर फिर लिखोगे आप cos पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, सो माइनस कॉस π/6, मतलब -√3/2, ये कटा। सो 1 + 1 + 1 3। सो t इक्वल टू 3 एंड ns इक्वल टू 5, सो 5 + 3 8। यहां पर 8 आंसर नहीं है, इधर एनी मिस्टेक, लेट मी चेक। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बच्चों। ये cos 2 थीटा है ना, वेट 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 वेट, cos 2 थीटा, तो थीटा हम π/6 पुट करेंगे तो यहां पर ये cos 2π आएगा, राइट। 2 थीटा, सो 2π/6, 2π/6 और 2 थीटा करेंगे तो बच्चों ये 10π हो जाएगा, राइट, ये 10π होगा। तो cos 2π तो 1 ही रहेगा, बस यहां पर कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है। जस्ट वेट ए सेकेंड एवरीबॉडी। सो हियर नाउ सी, 1 + 1 + 1 3, ये हो गया आपका cos π/3, और यहां पर आप ये कह सकते हो, और 10π, सो 2, ये हो गया आपके बच्चों 5π/3 हो गया। सो cos 5π/3, इसको हम कैसे कर सकते हैं देखें, 3 प्लस ये cos π/3, इस ये 5π/3 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2π - π/3, 3 2 जा 6, 6π - π, so ये 5π/3, 3 cos π/3, cos 2π माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, cos थीटा, वंस अगेन cos π/3, और cos π/3 क्या होता है, 1/2, so 1/2 प्लस 1/2, 3 + 1, ये 4 आ गया। मतलब यहां पर
टी की वैल्यू 4 चली आई और एनएस क्या था आपका 5 था, सो ये 4 प्लस 5 ये 9, सो 9 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो पहली बात ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है, तो बच्चों यहां पर देख सकते हो कि ट्रिगोनोमेट्री इन्वॉल्व है, ट्रिगोनोमेट्री की इक्वेशंस इन्वॉल्व है और ये 11th क्लास का चैप्टर है। सो दिस बिलोंग्स टू क्लास 11 और इसके हम लेवल ऑफ डिफिकल्टी के बारे में बात करें बच्चों, तो ये क्वेश्चन जो है मतलब आप इसको मीडियम कैटेगरी में रख सकते हो। कारण क्या है कि देखो इक्वेशंस को सॉल्व करना है, ठीक है, इक्वेशंस को सॉल्व करना है, यहां से आपको उसके वैल्यूज को सेलेक्ट करना है जो एक्सेप्टेबल वैल्यूज है, फिर इसके बाद ये सिग्मा को ओपन करना है, तो इसको आप मीडियम कैटेगरी में इस क्वेश्चन को आप रख सकते हैं। So that's all about question number 19. Now moving towards question number 20. So first of all, read the question number 20. What does it say? The number of choices of delta. Delta belongs to ये सिंबल है, ये सिंबल है, ये है और ये है, such that p delta q imply this expression और फिर ये सिंबल दिस एक्सप्रेशन, ये टाउटोलॉजी। बच्चों देख के लग रहा है कि मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है और मैथमेटिकल रीजनिंग बच्चों 11th क्लास के एंड में आता है, तो आप ये कह सकते हो कि ये 11th क्लास का ये चैप्टर है, राइट। पढ़ा चुका हूं बच्चों को डिटेल में मैथमेटिकल रीजनिंग। बच्चों देखो मैथमेटिकल रीजनिंग के हिसाब से आपको इन सारे सिंबल का मतलब पता होना चाहिए। जैसे ये सिंबल जो होता है ये एंड का होता है, राइट, एंड कनेक्टिव। ये सिंबल हम लोग और के लिए यूज करते हैं, ये सिंबल बच्चों इफ देन के लिए यूज करते हैं, और ये जो सिंबल है डबल साइडेड एरो, ये इफ एंड ओनली इफ के लिए यूज होता है, इफ एंड ओनली इफ, राइट। ये बात बच्चों को पता है। बच्चों यहां पर मैंने एक ट्रूथ टेबल ऑलरेडी आप लोगों के लिए प्रिपेयर कर रखा है। यदि आपको ये ट्रूथ टेबल पता है तो ठीक है, और नहीं पता है तो ये ट्रूथ टेबल आप लोग यहां पर देख लें। P और Q ये दो स्टेटमेंट है, तो P इंप्लाई Q, इफ P देन Q, P इफ एंड ओनली इफ Q, ये दोनों का ट्रूथ टेबल यहां पर मैंने प्रिपेयर कर रखा है, ठीक है। बच्चों बताना ये है कि डेल्टा इसमें से किस किस सिंबल को ले ताकि ये स्टेटमेंट हमेशा टाउटोलॉजी, टाउटोलॉजी का मतलब उसका ट्रूथ वैल्यू हमेशा ट्रू होना चाहिए, टीटी होना चाहिए, ठीक है। अब क्या करें इस क्वेश्चन में, कैसे रोड मैप तैयार करें, तो हमें क्या करना होगा कि हर एक सिंबल पे ट्रायल लेना होगा और देखना होगा किस सिंबल पे हमेशा टाउटोलॉजी बन रहा है, राइट। तो एक काम करते हैं, हर एक सिंबल को लेते हैं और पी और क्यू का कोई एक सेट को ले लेते हैं। मैंने मैंने क्या किया कि मैं इस सेट को फॉलो करता हूं, मतलब पी और क्यू दोनों को ट्रू लेकर चलता हूं, पी और क्यू दोनों को बच्चों यहां पर मैं ट्रू लेकर चलता हूं और पहले मैं एंड से ट्राई करता हूं। देखो सपोज करो कि मैंने डेल्टा को एंड ले लिया, डेल्टा को मैंने क्या लिया बच्चों, एंड ले लिया। तो डेल्टा को यदि मैंने एंड ले लिया तो यहां पर देखो पी, पी ये हो जाएगा आपका एंड निगेशन ऑफ क्यू, राइट, और फिर ये निगेशन ऑफ पी एंड ये क्यू हो जाएगा। नाउ व्हाट यू डू हियर, आप अपने ट्रूथ वैल्यू को देखो, ये मैं सेट लेके चल रहा हूं, आप किसी भी सेट पे ट्राई कर सकते हो, यहां भी ट्राई कर सकते हो, यहां भी कर सकते हो, किसी भी एक में ट्राई कर लो। देखो पी को ट्रू डालो, पी को ट्रू डाला, सो निगेशन ऑफ क्यू भी ट्रू लिया गया है, तो निगेशन ऑफ क्यू क्या हो जाएगा, ये तो फॉल्स हो जाएगा ना, क्योंकि हमने जो ट्रूथ टेबल बनाया है उसमें क्यू को मैंने ट्रू लिया है, तो निगेशन ऑफ क्यू क्या हो जाएगा बच्चों, ये फॉल्स हो जाएगा। और नाउ वंस अगेन निगेशन ऑफ पी, तो पी को तो ट्रू रखा गया है, तो निगेशन ऑफ पी बच्चों फॉल्स हो जाएगा। फिर यहां पर ये एंड क्यू, क्यू को ट्रू लिया है मैंने। बच्चों ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू और फॉल्स का एंड से कनेक्टिव जो होता है, ट्रू और फॉल्स का एंड कनेक्शन ये तो फॉल्स होता है, तो फॉल्स और फॉल्स, फॉल्स फॉल्स ये फॉल्स हो गया, और में फॉल्स फॉल्स हो तो फॉल्स हो जाता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि यदि हम एंड लेते हैं तो ये टॉटोलॉजी नहीं हो रहा है, टॉटोलॉजी का मतलब यहां पर बच्चों ट्रू आना चाहिए था, नहीं आया, तो एंड आप नहीं लोगे, ठीक है। अब आप और ले लो, तो और लेंगे, यदि मैंने डेल्टा को यहां पर क्या लिया बच्चों, और ले लिया, तो क्या करेंगे, पी, पी को ट्रू डालो और निगेशन ऑफ क्यू फॉल्स, फिर यहां पर और निगेशन ऑफ पी फॉल्स, फिर ये हो गया ट्रू, ट्रू
और फॉल्स, मतलब ट्रू और फॉल्स का और कनेक्शन जो होता है बच्चों ट्रू आता है, ट्रू। फिर ये और फॉल्स और ट्रू का और कनेक्शन ये भी ट्रू ही आता है, तो बच्चों देख सकते हो ट्रू और ट्रू, ट्रू और ट्रू का और कनेक्शन ट्रू, ये टाउटोलॉजी बन रहा है, मतलब ये एक्सेप्टेबल है। अब आप डेल्टा में ये सिंबल डालो, ये वाला इम्प्लाई, सो इम्प्लाई वाला डालेंगे बच्चों, तो डेल्टा को मान लो मैंने इस इम्प्लाई से रिप्लेस कर दिया, इसका मतलब क्या, P इम्प्लाई निगेशन ऑफ Q और निगेशन ऑफ P, अ, 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 या यहां पर था ना, ये डेल्टा है, तो डेल्टा को रिप्लेस करोगे आप इम्प्लाई से, तो निगेशन ऑफ P इम्प्लाई ये Q हो गया। ट्रूथ वैल्यू इनका पुट करते हैं, तो P को मैंने इस सेट को मैं यूज कर रहा हूं, P और Q दोनों को ट्रू ट्रू रखा है बच्चों, तो P और Q दोनों ट्रू ट्रू है, तो ये ट्रू और इम्प्लाई ये निगेशन ऑफ Q मतलब फॉल्स, फिर ये और निगेशन ऑफ P फॉल्स, और ये हो गया ट्रू, सॉरी। सो यहां पर बच्चों ये ट्रू। अब देखो ट्रू इंप्लाई फॉल्स क्या बनता है, तो आप इस सेट को देखो, ट्रू और फॉल्स, ट्रू इंप्लाई फॉल्स, आप देख सकते हो कि इसको ट्रू और यहाँ पर फॉल्स इंप्लाई में फॉल्स बन जाता है, तो बच्चों ये आपका हो जाएगा, ये आप फॉल्स, फिर यहाँ पर और फॉल्स इंप्लाई ट्रू क्या होता है, सो ये रहा फॉल्स और ये रहा ट्रू, तो फॉल्स इंप्लाई ट्रू बच्चों ट्रू बनता है, तो यहां पर आप क्या करो ट्रू कर दो, फॉल्स और ट्रू का और लोगे तो बच्चों ये आपका ट्रू आता है, इसका मतलब ये टाउटोलॉजी आ गई, ट्रू मतलब टाउटोलॉजी, तो ये भी एक्सेप्टेबल है, राइट। अब डेल्टा को हम लोग यहां पर ये लेके देखते हैं, डबल साइडेड एरो मतलब इफ एंड ओनली, तो ये होगा आपका P इफ एंड ओनली इफ निगेशन ऑफ Q, फिर ये और निगेशन ऑफ P, फिर ये इफ एंड ओनली इफ, यहां पर जो ये Q हो गया। ट्रूथ वैल्यू पुट करें, तो इसको ट्रू डाला, इफ एंड ओनली इफ निगेशन ऑफ Q ये फॉल्स होगा, यहां पर फिर ये फॉल्स, एंड यहां पर इफ एंड ओनली इफ बच्चों यहां पर ये हो जाता, ये ट्रू होगा। आप देख सकते हो कि इफ एंड ओनली इफ का ट्रूथ वैल्यू यहां पर लिखा है मैंने, इफ एंड ओनली इफ में ट्रू फॉल्स और फॉल्स ट्रू होने पर फॉल्स फॉल्स आ जाता है, ट्रू फॉल्स या फॉल्स ट्रू को कनेक्ट करोगे तो फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, और फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स और फॉल्स को आप और से कनेक्ट करोगे तो बच्चों ये आपका फॉल्स आ गया, तो ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि हमें चाहिए था टॉटोलॉजी और यहां पर फैलेसी आ रहा है, राइट। तो बच्चों दो ही सिंबल्स को यूज करने पे टाउटोलॉजी बन रहा है, एक और एक इफ देन, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है बच्चों, ऑप्शन बी है, टू। नंबर ऑफ चॉइसेस, तो टू चॉइसेस आर देयर। सो देखा जाए तो इस क्वेश्चन के डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो आप इसको डिफिकल्ट तो नहीं कह सकते हो, लेकिन थोड़ा लेंदी कह सकते हो। इसका कारण क्या है कि आपको यहाँ पर ट्रूथ वैल्यू याद रहना बहुत जरूरी है, इफ देन का, फिर इफ एंड ओनली इफ का, एंड और मतलब इन चारों का ट्रूथ वैल्यू याद होना बहुत जरूरी था, और उसके बाद एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी प्लानिंग कि क्या करें। तो मैंने क्या किया, कोई एक सेट ले लिया, पी और क्यू को मैंने ट्रू ट्रू डाल दिया, आप यहां भी चेक कर सकते हो, यहां भी चेक कर सकते हो, यहां भी चेक कर सकते हो, ये हमेशा टॉटोलॉजी होना चाहिए। तो हमने क्या देखा कि और ये इफ देन वाला इस सेट के लिए तो टाउटोलॉजी बनाया, आप चेक कर लेना, इसके लिए इसके लिए इसके लिए तीनों के लिए टाउटोलॉजी, जबकि यहां पर पहला ही अटेम्प्ट फेल हो गया, तो एक भी फेल हो गया तो आगे उसको हम नहीं ले सकते हैं, ओके। सो द ओनली टू चॉइसेस आर, so this is all about question number 20. Now we are moving towards question number 21.